प्रिया राठौर आपके लिए फिर से एक बार क्लास 9th वालों के लिए लेकर आ गई हूँ वन शॉट, और वो है हमारे चैप्टर नंबर जो 13 है, बायो का पोर्शन है, उसका आज हम वन शॉट करेंगे। तो एक रिवीजन हो जाएगा। जिसने चैप्टर भाई डिटेल में नहीं पढ़ा है मुझसे, उसके लिए भी क्विक रिवीजन समझ लीजिए इसको। और जैसा कि मैं कहती हूँ कि ये इतना डिटेल नहीं रहता जितना डिटेल्स क्लास रहती है, पर एक रिवीजन के हिसाब से तो काम हो ही सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वन शॉट चैप्टर नंबर 13 का। और हम बीमार क्यों होते हैं इसके बारे में इस चैप्टर के अंदर काफ़ी कुछ दे रखा है, और मैं आपको ये भी बताती जाऊंगी कि इसके अंदर क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बन सकते हैं और किस प्रकार के बन सकते हैं। एनसीईआरटी के तो क्वेश्चंस हैं ही, साथ में हम कुछ दूसरे क्वेश्चंस भी देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, क्वेश्चन आंसर के लिए आपको डिटेल लेक्चर देखना पड़ेगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन आंसर मैं डिटेल लेक्चर में करवाती हूँ। वन शॉट के अंदर हम क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे, हम सिर्फ रिविजन के हिसाब से इसको करते हैं। ठीक है, चले। तो भाई स्वास्थ्य क्या है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो हमारी बुक कह रही है कि स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम फिजिकली या शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें। जैसे कि मैं अभी खड़ी हूँ और आज से बातें कर रही हूँ और मुझे कोई बीमारी नहीं है, ना सर्दी हो रही है, ना खांसी हो रही है, ना ठंड लग रही है, तो भाई ये स्वास्थ्य नहीं है। स्वास्थ्य का मतलब है कि आप फिजिकली शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हो, आप मेंटली यानी मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो। भाई अभी मैं आपसे बातें कर रही हूँ, खड़ी हूँ, लेकिन मेरा मानसिक स्टेटस सही नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मेरा सामाजिक रूप से भाई अपने पड़ोसियों से, अपने भाई बहनों से, अपने रिश्तेदारों से संबंध अच्छे नहीं है, झगड़े कर रखे हैं मैंने, है ना, पंचायती करके किसी को, कभी किसी से झगड़ा कर रही हूँ, कभी किसी से झगड़ा कर रही हूँ, तो भी मैं स्वस्थ नहीं हूँ। तो एक तो सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से, मतलब आपका ध्यान बराबर है, कोई भी काम आप कर रहे हैं तो उसे ढंग से कर रहे हैं, जैसे हम कहते हैं कि हमारा मन शांत होना चाहिए। तो भाई शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से आप क्या होने चाहिए, स्वस्थ होने चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यहीं पे बनता है आपके लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान में रखिए, क्या परिभाषा है स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य वह अवस्था है जिसके अंतर्गत हम शारीरिक यानी कि फिजिकल रूप से, मानसिक यानी कि मेंटल, मन से भी हमारा दिमाग खराब नहीं हो, हमें कोई मानसिक बीमारी नहीं हो जिसको आप कहते हैं बट डिप्रेशन नहीं हो, हमें कोई चिंता नहीं हो, प्लस हमारा दूसरे लोगों से संबंध भी अच्छा हो, पड़ोसियों से रिश्ते अच्छे हों, समाज में हमारे रिश्ते अच्छे। ऐसा नहीं है ये तो खड़ूस है, दिन भर झगड़ा करती रहती है, ऐसा हमारा कुछ लोगों के प्रति व्यू नहीं हो। तो ये जो है समुचित क्षमता जो है उसे हम क्या कहेंगे, स्वास्थ्य कहेंगे। कैसे लिख सकते हैं कि स्वास्थ्य वह अवस्था है जिसके अंतर्गत सामाजिक, मानसिक, सामाजिक कार्य समुचित क्षमता द्वारा उचित प्रकार से किया जा सके। ये एनसीईआरटी की परिभाषा है। और क्या लिख सकते हो, तो एक परिभाषा आप ये भी लिख सकते हो कि मनुष्य का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से संतुलित रहना क्या कहलाता है, स्वास्थ्य कहलाता है। ये भी लिख सकते हैं। चलिए, तो अभी हमने देखा कि इस चैप्टर के अंदर कि व्यक्तिगत और सामुदायिक रूप से दोनों ही स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। ऐसा नहीं है अगर आप तीनों तरह से स्वस्थ नहीं है तो आप खुद भी सफर करेंगे, मतलब परेशान होंगे, प्लस अपने समाज को भी सफर करेंगे। जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपका मेंटल स्टेटस सही नहीं है, आपको मन की शांति नहीं है, तो फिर आप हर किसी से झगड़ा कर लोगे, रास्ते चलते कोई किसी से टच हो गया तो उसको थप्पड़ दे मारा कि क्या कर रहा है ये, ऐसे वैसे। देखा ना आपने, लोग जब बड़े अशांत से रहते हैं या खुश नहीं रहते तो वो गुस्सा अपना दूसरों पे निकालते हैं। तो आप व्यक्तिगत रूप से भी क्या करेंगे, व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक, सामाजिक जीवन क्षमता पूर्ण रूप से समन्वित है, सब कुछ कनेक्टेड है। आप शरीर से बीमार होंगे, मान लो आपको पेट दर्द कर रहा है या सर दर्द कर रहा है, तो भी आपका गुस्सा दूसरों पे निकलता है। तो आप व्यक्तिगत भी परेशान होते हैं, प्लस आपके आसपास जो लोग हैं, समुदाय है, आपकी सोसाइटी है, उसको भी आप क्या करते हैं, परेशान कर सकते हैं। हमारा समाज, पर्यावरण हमारे व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। अब आपके स्वास्थ्य के लिए आपका आसपास का वातावरण भी होना अच्छा जरूरी है। समाज जिसको हम कहते हैं, भाई आपके आस पड़ोस भी अच्छे होने चाहिए, आपके दूसरों से रिश्ता भी अच्छा होना चाहिए, तब भी आपका स्वास्थ्य जो है वो डिपेंड करता है। क्योंकि स्वास्थ्य में हम कह रहे हैं तीनों चीजें आ रही है। तो आसपास, पड़ोस, समाज, सब कुछ हमारा कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। हम सबसे अच्छे से बात कर सकें, हम सबसे मिले, अपना शेयर कर सकें, दूसरों का ले सके कि भाई उसको क्या दुख है, उसको कोई सॉल्यूशन बता सके, अपनी समस्या बता सकें, दूसरी नई नई चीजें ट्राई कर सके, शॉपिंग कर सके, भाई दोस्तों के साथ एंजॉय करें, उससे भी हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है ना। जब हम स्ट्रेस में होते हैं, होता है कभी ऐसा
कि आज मूड अच्छा नहीं है तो चलो अपने फ्रेंड से मिलाते हैं, है ना, उससे मिलके बात करके आपको अच्छा लगता है। अपने आसपास अपने मम्मी पापा, अपने भाई बहन से भी अपना रिश्ता जो है वो हम अच्छा कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम कि स्वास्थ्य और रोग मुक्त में क्या अंतर है। एक बात हम कह रहे हैं कि हम हेल्दी हैं और एक तरफ हम कह रहे हैं कि हम रोग मुक्त है। क्या ये दोनों बातें सेम है? बिल्कुल सेम नहीं है, क्योंकि हम स्वास्थ्य की या स्वास्थ्य की परिभाषा क्या दे चुके हैं कि स्वास्थ्य तो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से तीनों प्रकार से होता है। लेकिन रोग की जब हम बात करते हैं तो रोग तो हमें शरीर से होता है, हमारे शरीर में कोई रोगाणु घुस जाता है तब हमें रोग होता है। और स्वास्थ्य में तो तीनों चीजें आ रही है, समाज भी आ रहा है, शरीर भी आ रहा है और हमारा मानसिक स्टेटस भी आ रहा है। तो दोनों अलग अलग चीजें। हो सकता है कि आप शारीरिक रूप से रोग मुक्त हो, आपको कोई बीमारी नहीं है। रोग मुक्त का मतलब आपको कोई बीमारी नहीं है, रोग मतलब डिजीज, तो आपको कोई डिजीज नहीं है, लेकिन आप मेंटली रूप से स्वस्थ नहीं हो, आपका दिमाग खराब हो रखा है, शांति नहीं है, आपको झगड़ा करे जा रहे हो जैसे कि मैंने कहा समाज में, तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि आप स्वस्थ हैं। स्वस्थ आप कब होंगे? जब आप तीनों तरीके से स्वस्थ होंगे। यही ये हमें समझाना चाह रहा है। जैसे अंग्रेजी में वही डिजीज शब्द है, उसका मतलब क्या होता है कि बाधित आराम। आज का जो जीवन है उसमें कोई बाधा आ गई है। अब वो बाधा कैसी है? कोई असुविधा है आपको शरीर से लेकर, तो उसको हम कहते हैं डिजीज। ठीक है। जबकि अगर हम बात करें कि बिना किसी रोग के, मान लो आपको कोई रोग नहीं है, फिर भी आप क्या हो सकते हैं? अस्वस्थ हो सकते हैं, क्योंकि स्वस्थता की परिभाषा हमने जो दी है उसके अनुसार हो सकता है हमें शारीरिक रूप से कोई रोग नहीं है, लेकिन हमें मानसिक या सामाजिक रूप से कोई परेशानी है। जैसे कि मान लो एक नाचने डांसर है, वो डांसर बिल्कुल स्वस्थ है, उसमें एनर्जी है, सब कुछ है, लेकिन आज उसका मन डांस में नहीं लग रहा, तो क्या वो रोगी है? नहीं, रोग अलग चीज है। रोग तो तब होता है जब उसको शरीर में कोई बीमारी होती। शरीर से तो वो बिल्कुल फिट है, लेकिन आज उसका डांस जो है वो प्रॉपरली नहीं कर पा रही है। क्यों नहीं कर पा रही है? क्योंकि उसका मन कहीं और है। हो सकता है उसका घर में झगड़ा हो गया हो, भाई ने कुछ कह दिया हो, मम्मी ने कुछ कह दिया हो, स्कूल में कुछ हो गया हो, जिसकी वजह से उसका मन जो है वो डांस में नहीं लग रहा। तो अभी वो क्या है? वो अस्वस्थ है। लेकिन अस्वस्थ से मतलब सिर्फ ये नहीं है कि उसे कोई शरीर की बीमारी है, अभी उसका मन अशांत है, इसलिए वो अस्वस्थ है। अच्छे स्वास्थ्य का अर्थ यह है कि वह शिष्टता पूर्वक मतलब बिल्कुल डिसिप्लिन से जो है अपने शरीर द्वारा विषम परिस्थितियों की मुद्रा भी अभिव्यक्त कर सके। भाई एक तो ये चीज है कि भले ही वो झगड़ा करके आई है घर पे, मम्मी ने उसको कह दिया, जो भी चीज हो, लेकिन फिर भी वो अच्छे से डांस कर रही है, मतलब उसके एक्सप्रेशन अच्छे हैं, खुश होकर डांस कर रही है, तब हम कहेंगे कि वो स्वस्थ है, क्योंकि मानसिक रूप से वो अपने डांस में पूरा ध्यान लगा रही है, उसका माइंड जो है वो बिल्कुल फ्रेश है, कहीं इधर उधर नहीं भटक रहा, तो वो स्वस्थ कही जाएगी। ठीक है, यही बात हमें समझानी है। तो हेल्थ का मतलब हमारी लाइफस्टाइल पे भी डिपेंड करता है कि हम कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, किससे बात करते हैं और उसके लिए क्या क्या करते हैं। ठीक है, चले नेक्स्ट बात अगर हम करें तो हम ये कह रहे हैं, ये हो गई नर्तकी की बात। तो अब हम हमारे स्वास्थ्य से रिलेटेड शारीरिक रूप से अगर हम बात करें तो हमें क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, क्या क्या डिजीज हो सकती है। तो ये हमें हार्ट से रिलेटेड बहुत सारी डिजीज हो सकती है, बीमारियां जिसको हम रोग कहते हैं। हमें हमारी किडनी हो सकता है, हमारी किडनी विडनी वृक्क वगैरह खराब हो, हमारी जो है ब्लड प्रेशर खराब हो, हमें डायबिटीज हो, कोई स्मोकिंग कर रहा है, धूम्रपान कर रहा है, उसकी वजह से हमें बीमार हो सकते हैं। हो सकता है हमारी पुअर फिटनेस हो, भाई दौड़ भाग ज्यादा नहीं कर सकते, मोटे हैं हम, है ना, ओबेसिटी है हमें, ओबेसिटी का मतलब मोटे हैं। तो कई रीजन हो सकते हैं। जीन्स हमारे जेनेटिकली हम कैसे हो सकते हैं, मान लो कोई ऐसी बीमारी है जो आपके पेरेंट्स को भी थी। कई बीमारी ऐसी होती है ना जो हमारे पेरेंट्स को भी होती है, तो हमें होने के भी चांसेस होते हैं। उन बीमारियों को क्या बोलते हैं? उन बीमारियों को आनुवंशिक बीमारियां कहते हैं, जो हमारे डीएनए में होती है। तो फिर हमारे अगर पेरेंट्स को है तो हमें होने के चांसेस भी वो ज्यादा हो जाते हैं। तो कई प्रकार की बीमारियां हमें देखने को मिलती है। अब हम जानते हैं कि भाई ये रोग होता कैसे है। जो शरीर से जुड़े हुए रोग है ना, मानसिक और सामाजिक का तो कोई भी रीजन हो सकता है, हमने काफी रीजंस देख लिए, लेकिन शरीर में जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो कैसे बिगड़ता है और रोग क्या है और इसके कारण क्या है। तो रोग के बहुत सारे कारण हैं, चाहे तो वो कोई ऐसा भयानक सा देखते हैं, इसे पहचानते हैं, ये कौन है? ये है वायरस।
ठीक है। तो कोई वायरस हो सकता है, कोई बैक्टीरिया हो सकता है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कई रीजंस हो सकते हैं हमारे रोगी होने के, और ये रीजंस कोई बैक्टीरिया वायरस भी हो सकता है, हमारी पोषक में कमी भी हो सकती है, तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। हमारे पास देखो हमारा शरीर किससे बना हुआ है, ये बात हम कर चुके हैं पहले चैप्टर्स जो पढ़ के आए कि हमारा शरीर कोशिकाओं से बना हुआ है। कोशिका जब मिल जाती है तो उत्तक होते हैं, ठीक है। यही उत्तक जब आपस में कार्य करते हैं तो एक तंत्र या अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, ठीक है, और शरीर के विभिन्न क्रियाकलापों को संपादित करते हैं। तो अगर हमारी कोशिका में कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई उत्तक में प्रॉब्लम हो जाए टिश्यू के अंदर, तो फिर हमारे शरीर में भी दिक्कत होगी, क्योंकि भाई बना हुआ तो इसी से है हमारा शरीर। जब कोई रोग होता है तो शरीर में एक से अनेक अंग या तंत्रों में क्रिया अथवा संचरण में खराबी आ सकती है। मान लो कोई भी आपको रोग हुआ, जैसे हम मान लेते हैं सर्दी हो गई, नॉर्मली आपको सर्दी खांसी हो गई, अभी मौसम ठंडा है, वायरस आया आपके बॉडी में, है ना, तो सर्दी हो गई आपको। अब क्या होगा, सिर्फ सर्दी आपको कहाँ कहाँ पता चलेगी, एक तो आपकी नाक बहने लग जाएगी, दिन भर सीढ़ा छी छी, है ना, उसके बाद खांसी भी आ सकती है। तो बहुत जगहों पे हमें प्रभाव पड़ता है, नाक पे प्रभाव पड़ेगा, सांस नहीं ले पाओगे, खांसी आएगी, और खांसी आती है तो कई बार बहुत ज्यादा खांसी आती है तो आपके चेस्ट पेन होने लग जाता है ना, लंग्स दर्द करने लग जाते हैं, पसलियाँ, छोटे बच्चों के जनरली ऐसा होता है, बहुत खांसी आती है, सोना बैठना उठना सब खराब हो जाता है, कहीं के आंखों से पानी भी गिरता है। तो एक रोग होने या एक बीमारी होने से हमें कई दूसरे प्रभाव भी देखने को मिलते हैं, हमारे बहुत सारे अंग उनसे प्रभावित हो सकते हैं। यही कह रहा है कि अगर आपको कोई रोग हो रहा है तो आपके उत्तकों और अंगों पे प्रभाव पड़ता है। ये बदलाव रोग के लक्षण दर्शाते हैं। अब ये जो मैंने आपको बताया कि हमें कैसे पता चलता है कि हमें सर्दी हो रही है, तो अगर आपको नाक आ रहा है ना, सेड़ा निकल रहा है ना, आंखें दर्द कर रही है, थोड़ा थोड़ा फीवर भी आ रहा है, खांसी भी आ रही है, तो हम कहते हैं हमें वायरल हो गया है। कैसे पता चला? लक्षणों से, आपके जो सिम्टम्स हैं वो ये बता रहे हैं कि आपको वायरल हो गया है। सर दर्द हो रहा है भाई, खांसी हो रही है, किसी घाव में पस हो गया है, मान लो कोई चोट लग गई है, वो पक गया है, कुछ भी हो सकता है, तो ये सब लक्षण कहलाते हैं। इनसे हमें पता चलता है कि हमें क्या हो रखा है। डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर भी चेक करता है ना भाई क्या हो रहा है, उसके हिसाब से वो बताता है कि भाई ये डिजीज, ये नॉर्मल वायरल है, या फिर ज्यादा उसको लगता है तो वो ब्लड टेस्ट कर लेगा कि मलेरिया डेंगू तो नहीं हो गया आजकल का जैसा मौसम चल रहा है उस हिसाब से, ठीक है। तीव्र और दीर्घकालिक रोग। अब रोग कितने प्रकार के होते हैं? रोग जो है वो दो प्रकार के हैं। पहला है तीव्र, देखो नाम बता रहा है इसका, प्रचंड, और दूसरे हैं दीर्घकालिक, जिसे हम नॉर्मली बीमारी कहते हैं। एक तो होते हैं जैसे मैंने कहा सर्दी खांसी हुई, 2-4 दिन रहेगी चली जाएगी, तो ये कैसी हुई, जल्दी आती है और जल्दी ही चली जाती है, एकदम हो जाती है। आज सुबह सो रहे थे, शाम तक सर्दी हो गई, पता ही नहीं चला, बहुत जल्दी हुई, क्योंकि वायरल हमारी बॉडी में बहुत जल्दी फैलता है ना, वायरस बहुत जल्दी फैलता है, बैक्टीरिया। तो ये होते हैं तीव्र रोग, प्रचंड रोग। ये थोड़े से डेंजरस होते हैं लेकिन 2-4 दिन रहते हैं, अपने आप सर्दी सही हो जाती है 2-4 दिन में। दूसरे होते हैं दीर्घकालिक। दीर्घकालिक का मतलब जो लंबे समय तक चलते हैं। उन बीमारियों के लिए उन शब्द जो ये दीर्घकालिक रोग होते हैं जो लंबे समय तक चलते हैं, उनके लिए जनरली हम बीमारी शब्द का यूज करते हैं या रोग शब्द का यूज करते हैं। सर्दी खांसी तो ठीक है, टेम्पररी है, आती जाती रहती है, ठीक है, हम ये बोल सकते हैं कि हाँ तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन एक बीमारी शब्द जो है, डिजीज शब्द जो है इंग्लिश का, डिजीज शब्द जो है वो जनरली हम दीर्घकालिक रोगों के लिए करते हैं। दीर्घकालिक, लंबे समय तक रहने वाले लोग, जैसे कि आपको मलेरिया हो गया। मलेरिया में अगर किसी को मलेरिया हुआ तो डॉक्टर कह देता है भाई 4-5 महीने तो कहीं नहीं गए, मतलब हम 10-15 दिन में सही हो जाते हैं, लेकिन हमारी वीकनेस साल भर तक चलती रहती है ना, कहीं 5 मतलब मिनिमम 4-5 महीने तो डॉक्टर कहता है कि थोड़ी सी वीकनेस इसको रहेगी, दांतों में दर्द होने लग जाता है, पेट वेट खराब होने लग जाता है मलेरिया के अंदर, है ना, काफी जो चलता रहता है लंबा। डेंगू होता है, डेंगू में महीना भर गया। तो ऐसे जो है ये लंबे रोग जो होते हैं उनको जनरली हम बीमारियां कहते हैं। और जो छोटे मोटे हैं, आज सर दर्द हो रहा है, ठीक है, हुआ, कल बंद हो जाएगा, सर्दी खांसी हो रही है, कल बंद हो जाएगी, ठीक है। कुछ रोगों की अवधि कम होती है, इन्हें तीव्र रोग कहते हैं। ये परिभाषा लिख सकते हैं आप,
खांसी जुकाम वो बहुत, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तीव्र रोग और दीर्घकालिक रोगों में क्या अंतर है? तीव्र रोग कम अवधि के होते हैं, और जैसे कि सर्दी जुकाम, उदाहरण दे सकते हो इसका। ये ऐसे रोग होते हैं जो लंबी अवधि अथवा जीवन पर्यंत रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? दीर्घकालिक रोग। लंबे समय तक चलेंगे, हो सकता है जीवन भर चले। जैसे कि आपको डायबिटीज हो गई, जीवन भर चलेगी, अब कुछ नहीं हो सकता भाई। हार्ट डिजीज हो गई, जीवन भर रहेगी, गोलियां खाते रहो। जैसे एक यहाँ पे मैंने फोटो भी दिया है जिसको हम बोलते हैं एलिफेंटेसियसिस। नाम क्या है? एलिफेंट, हाथी पांव रोग भी कहते हैं इसको, या फिल पाव रोग भी कहते हैं, हाथी पाव। ये हमने जो चैप्टर पढ़ा था एनिमल वाला, उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था। इसमें क्या होता है, एक विचुरेरिया ब्रैंकोप्टाई रहता है, विचुरेरिया नाम बताया था, वो शरीर में चला जाता है और हमारी लसिका ग्रंथियों को, हमारे शरीर में एक ग्रंथियां होती है लसिका ग्रंथियां, उनको फुला देता है, और स्पेशली हमारे पैर जो है वो हाथियों जैसे हो जाते हैं, और ये लंबे समय तक पूरी उम्र रहेगा, दीर्घकालिक रोग है। ऐसे ही मैंने आपको डायबिटीज का एग्जाम्पल दिया, ठीक है, पूरी उम्र रहता है। कुछ लंबे रोग और भी, मलेरिया वलेरिया भी ले सकते हो, महीने 2 महीने चलते हैं, डेंगू वेंगू। ये भारत के कुछ क्षेत्रों में बहुत आम है, ज्यादातर इलाकों में होता है। अब दीर्घकालिक रोगों की बात करें तो तीव्र और दीर्घकालिक रोग हमारे भिन्न भिन्न प्रभाव डालते हैं, सबका अलग अलग है, सबका है ना स्पेशलिटी है। किसी को हमारा लिवर पसंद आता है, किसी को हमारी सांसें पसंद आती है, किसी को हमारे लंग्स पसंद आते हैं, है ना, सब स्पेसिफिक है। जैसे कि अगर हम बात करें मलेरिया की, प्लाज्मोडियम की, तो प्लाज्मोडियम, मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम से होता है, ये बात आपको ध्यान है, हमने पहले भी बात की है इस पे। तो मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम से होता है। कई बच्चे सोच रहे हैं मच्छर से होता है, देखो मच्छर में तो प्लाज्मोडियम रहता है। सुनो मेरी बात, कई बच्चे बहुत टाइम तक इस बात से कंफ्यूज रहते हैं। मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, लेकिन मच्छर मलेरिया नहीं करता। मच्छर की लार के अंदर एक प्रोटोजोआ होता है जिसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम, ये मच्छर की लार में रहता है, और वो भी कौन से मच्छर की? मादा एनाफिलीज की लार में। इससे होता है, मच्छर तो सिर्फ हमें काटता है और वो प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी में चला जाता है। मच्छर मलेरिया फैलाने का काम करता है, होता नहीं है उससे, उसके अंदर ये रहता है, ये गंदा बच्चा प्रोटोजोआ, पढ़ा है ना प्रोटोजोआ एनिमल वाले चैप्टर में। तो प्लाज्मोडियम जिसका नाम है, तो ये जो है ये फैलाता है। तो अब सबका है ना स्पेसिफिक ऑर्गन होता है। जैसे डॉक्टर को कैसे पता चलता है मलेरिया हो गया? एक तो सिम्टम देख के, प्लस कुछ ऐसे डिजीज होते हैं जो स्पेसिफिक हमारे अंगों पे अटैक करते हैं। जैसे जो मलेरिया है हमारे लिवर पे अटैक करता है, आरबीसी पे अटैक करता है। डेंगू जो होता है वो हमारी डब्ल्यूबीसी पे अटैक करता है। डब्ल्यूबीसी क्या होती है? श्वेत रक्त कणु, है ना, उस पर अटैक करता है। कुछ ऐसी बीमारियां जो हमारे हार्ट पे अटैक करती है ना, उस पे उसको नुकसान पहुंचाती है, कुछ किडनी को नुकसान पहुंचाती है। तो सबका कुछ स्पेसिफिक चीज होती है। कोई भी रोग जो हमारे शरीर के किसी भी भाग के कार्य को प्रभावित करता है, हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। लेकिन तीव्र रोग जो बहुत कम समय तक रहते हैं, जो तीव्र रोग है वो ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते, क्योंकि कम समय तक रहते हैं, है ना, ज्यादा हमारी बॉडी में ज्यादा देर तक रहते नहीं है, तो हमें नुकसान भी कम पहुंचाते हैं, क्योंकि उनको समय नहीं मिलता इतना कि वो पूरे शरीर में फैल सके। थोड़ा 2-4 दिन रहते हैं, चले जाते हैं ऐश करके, है ना, घूमने आते हैं हमारी बॉडी के अंदर। अब है, लेकिन यदि हम दीर्घकालिक रोग जैसे कि फेफड़ों के क्षय रोग का मतलब टीबी, टीबी क्या करता है भाई? टीबी रोग में हमारे लंग्स डैमेज हो जाते हैं, पूरी उम्र रहेगी, मतलब रहती है टीबी, एक बार हो जाती है, और उसका एक स्पेसिफिक लक्षण है कि फेफड़ों पे हमारे क्या करती है वो, टीबी का जो बैक्टीरिया है वो हमारे फेफड़ों पे अटैक करता है। डॉक्टर को ऐसे ही पता चलता है, थूक आने लग जाता है, बहुत खांसी होती है, थूक, खून निकलने लग जाता है थूक के साथ, तो वो हमारे फेफड़ों को डैमेज कर देता है, संक्रमित हो जाते हैं और कई वर्षों तक बीमार रहते हैं। ठीक है, वजन भी कम हो जाता है, हर समय थकान महसूस होती है। ऐसे ही अगर हम कुछ दूसरे रोग देखें, जैसे मैंने कहा मलेरिया भाई हमारे लिवर को नुकसान पहुंचाता है ना, तो सबका स्पेसिफिक है और उसी के आधार पर हम पता करते हैं, डॉक्टर्स भी, लक्षणों के आधार पर कि भाई कौन सा रोग इनको हुआ है। अब रोगों के क्या कारण हैं? तो रोग के क्या कारक है हमारे पास? सबसे पहले, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर रोग हमें किसी बैक्टीरिया या वायरस से ही हो, कुछ रोग हमें पोषण की कमी से भी होते हैं। जैसे मान लो आपको बचपन में कैल्शियम नहीं दिया गया,
प्रोटीन नहीं मिला, कार्बोहाइड्रेट नहीं मिला, तो आप कुपोषण का शिकार हो जाओगे, है ना। आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, हड्डियां वीक हो गई क्योंकि आपने अच्छे से दूध वूध नहीं पिया, कैल्शियम वेल्शियम नहीं खाया। मान लो आपको विटामिन ए नहीं मिला, है ना, मान लो विटामिन ए, उदाहरण क्या लिख सकते हो, जैसे मान लो आपने बचपन में विटामिन ए नहीं खाया, क्या हो जाएगा भाई, विटामिन ए की कमी से आपकी आंखें वीक हो जाएगी, आंखें कमजोर हो जाएगी। और इससे एक बीमारी भी होती है जिसको बोलते हैं रतौंधी। रतौंधी क्या होता है, इसको बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस, है ना, या रतौंधी मतलब रात में नहीं दिखता, कलर ब्लाइंडनेस अलग है, वो वर्णांतता है, ठीक है। रात में नहीं दिखता, रात में नहीं दिखता मतलब ऐसा नहीं, अंधा हो जाता है, जैसे लाइट नहीं होती है ना, लाइट कम होती है तो उसको दिखता नहीं है। मेरी एज मतलब छोटे बच्चों को भी हो सकता है ये, क्योंकि उसको सही से विटामिन ए नहीं मिला, तो पोषण की कमी हो सकती है। दूसरा, शारीरिक प्रतिरोधकता हो सकती है। मान लो कोई बैक्टीरिया आ गया है भाई, तो शरीर में इम्यूनिटी आपकी वीक है ना, शारीरिक प्रतिरोधकता कम है। अभी कोरोना में सबने सुना होगा भाई इसकी इम्यूनिटी कम है इसलिए इसको जल्दी हो गया, तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए। देखा होगा आपने अपने स्कूल के बच्चों को, कुछ बच्चा होता है वो हर थोड़े दिन में बीमार हो जाता है, यार ये बहुत बीमार रहता है, क्यों, क्योंकि उसकी प्रतिरोधकता कम है, क्षमता कम है उसके पास। और कुछ साल भर आपने उसको बीमार होते हुए नहीं देखा होगा, मस्त रहता है, खेलता कूदता बढ़िया से, रोज आता है, रोज मस्ती करता है ना, और चला जाता है। तो ऐसे भी होते हैं, तो उनको कुछ नहीं होता, रेगुलरिटी रहती है उनकी, रोज साल भर 100% अटेंडेंस। और ऐसे ही हम बड़ों में भी देखते हो आप, कुछ तो भाई हर थोड़े दिन में बीमार हो, आज मेरा सर दुख रहा है ना, आज काम नहीं होगा, आज जो है तबीयत थोड़ी सी ठीक है। लेकिन कुछ हमेशा भाई जब देखो तब उनका चालू ही रहता है, वो कभी ऐसा बहाना क्या मतलब बोलते ही नहीं है, बहाना तो नहीं बोलते ही नहीं है कि भाई आज जो है हम कर नहीं पाएंगे, क्लास नहीं ले पाएंगे, आज हमारी तबीयत ठीक नहीं है, आज हमारा ये है, आज हमारा वो है, आज मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, आज मैं स्कूल नहीं जा पाऊंगा। तो ऐसे भी रहते हैं जिनकी प्रतिरोधकता कम होती है, ठीक है। कुछ आनुवांशिक भिन्नता, आनुवांशिक भिन्नता मैंने कहा कि मान लो आपका डीएनए या आपको कोई ऐसी डिजीज है जो आपके पेरेंट्स में थी, जैसे डायबिटीज, हम कहते हैं कि अगर हमारे पेरेंट्स में होती है तो हमें होने के चांसेस बहुत होते हैं। दूसरा है लोक सेवा की अनुपलब्धता। ये क्या है, ये गलती है हमारे आसपास के वातावरण की, म्युनिसिपैलिटी की, कि भाई नालियां सही से नहीं बनी हुई है घरों के अंदर, है ना, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, तो बारिश के दिनों में रोड पे गंदा पानी आ रखा है, उसमें मच्छर पैदा हो रहे हैं, मच्छर पैदा हो रहे हैं तो मलेरिया भी फैलाएंगे। तो ये हमारे थोड़ा सा लोक सेवाओं की कमी की वजह से ऐसा हो सकता है। तो ये सारे कुछ प्रमुख कारण हैं, इन पे लिख सकते हैं आप, एक नंबर में आए तो आप ये कारण बता सकते हैं। ये अलग अलग हमें एनसीईआरटी के अंदर क्या दिए हुए हैं, पैराग्राफ में दिए हुए हैं, मैंने पॉइंट बना दिया है इसको। अब है संक्रामक रोग। अब देखो रोग कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है, प्रकार, रोगों के प्रकार। 2 प्रकार के रोग होते हैं। पहला हम बात करेंगे संक्रामक रोगों की। संक्रामक रोग मतलब संक्रामक, कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं इनको, ये फैलती है। जैसे मुझ में है तो मैं दूसरों को फैलाऊंगी, वही सबसे बेस्ट एग्जांपल जो हमने इसका देखा, कोरोना फैल रही थी, है ना। ऐसे ही सर्दी खांसी होती है, वायरल से होती है, जो भी वायरल डिजीजेस होती है ना वो जनरली फैलती है एक दूसरे से। मुझे सर्दी हो गई, आज मैं आपके पास बैठूंगी, आपको भी सर्दी हो जाएगी। तो ऐसी डिजीज जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, इंपॉर्टेंट है। देखो 2 तरीके से जो क्लास 9 है उनमें 2 चीजें हैं। पहली चीज ये कि उनमें एक तो क्या होता है कि एनसीईआरटी के जो पीछे क्वेश्चन है वो तो आने के चांसेस होते हैं, बीच में से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं मैं ये यहाँ पे बता रही हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी क्वेश्चन हमने चैप्टर के साथ हम करते रहते हैं क्लास के अंदर, ठीक है। और ये मैं आज इंपॉर्टेंट भी बता रही हूँ कि भाई ये क्वेश्चन बन सकता है। अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक तो स्वास्थ्य की परिभाषा बनता है, ठीक है। दूसरा जो है रोग कितने प्रकार के होते हैं, या फिर एक जो गया पीछे स्वस्थ और रोग मुक्त में क्या अंतर है, तो वो भी हमने अच्छे से उसको पढ़ लिया। अब क्या है, रोगाणु द्वारा, मैंने कहा था ना जनरली जितने भी हमारे बैक्टीरिया हैं, वायरस है जो रोग फैलाते हैं, उनके द्वारा होने वाले रोग संक्रामक रोग कहलाते हैं। क्यों कहते हैं, यह रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति को संचरित होते हैं। अच्छा, इसकी एक और अच्छी परिभाषा और लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो, ऐसे रोग
लिख लें, अगर कॉपी पेन है सबके पास, कलम नामक चीज है जिसके पास तो वो लिख सकता है, कॉपी लेके बैठा है तो। ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलते हैं संक्रामक रोग कहलाते हैं। ठीक है, उदाहरण लिखना है। देखो सबसे बेस्ट चीज, अगर आपने मेरा वीडियो देखा हो यूट्यूब पे अच्छे आंसर्स कैसे लिखे, वो वैसे 10th और 12th के लिए था, लेकिन आप अभी से सीखोगे ना तो आपको 10th और 12th तक आते आते आप परफेक्ट हो जाओगे, अगर आपने वो वीडियो देखा है मेरा। हमेशा कोई भी परिभाषा जब आपसे पूछी जाती है तो उसका एग्जाम्पल जरूर लिखा करो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी आंसर को लिखने के लिए। जैसे हेजा है, टाइफाइड है, टीबी है, चिकनगुनिया है, ये सब फैलते हैं। बीच में चिकनगुनिया फैला था तो बड़ा ही लोग जो है कपूर की यहाँ पे बांध बांध के घूमते थे कि कपूर लगाते हैं तो चिकनगुनिया नहीं होता, अरे वो मच्छर से हो रहा है। ठीक है, तो ये फैलने वाले, हेजा भी फैलता है, टाइफाइड भी, टीबी एक से दूसरे को फैलती है। ठीक है, दूसरे होते हैं असंक्रामक रोग। इस प्रकार के रोग रोगी व्यक्ति तक सीमित रहते हैं तथा स्वस्थ व्यक्ति तक संचरित नहीं होते, ये फैलते नहीं है, जिसको है उसी को रहेंगे। जैसे मैं आपको बताती हूँ मधुमेह, मधुमेह का मतलब डायबिटीज है ना, डायबिटीज होती है ना। ऐसा थोड़ी है कि मुझे डायबिटीज है, आप मेरे साथ रहोगे, मेरे साथ खाना खाओगे तो आपको भी डायबिटीज हो जाएगी, नहीं। वो अलग चीज है कि आपके पेरेंट्स से आपको हो रही है, वो तो अलग चीज है, वो तो उनके जीन्स, उनके डीएनए आप में आए हैं इसलिए ऐसा हो रहा है, लेकिन फैलती नहीं है ये। ठीक है, इसी तरह कुछ प्रकार के कैंसर आनुवंशिक हो सकते हैं। देखो आनुवंशिक अलग चीज है, वही मैंने कहा जो डीएनए या जीन से हो रहे हैं। उच्च रक्तचाप, मान लो आपको हाई ब्लड प्रेशर है, बीपी है, आपको बीपी की प्रॉब्लम है, तो आप मेरे साथ रहोगे तो आपको बीपी हो जाएगा, ऐसा थोड़ी ना है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा। तो ये जो है ये अलग, इनके अलग रीजन है भाई, वजन अधिक हो जाता है, व्यायाम नहीं करने से होते हैं। तो एग्जाम्पल आप लिख सकते हो यहाँ पे मधुमेह लिख सकते हो। ठीक है, और कुछ भी कुछ आनुवंशिक चीजें जैसे होती हैं, और क्या लिख सकते हो इसके अंदर जो फैलता नहीं है, बीपी लिख सकते हो। हाँ बीपी की तो लिख ही दिया, यहाँ पे लिखा हुआ है भी है, हाई बीपी की अगर आपको प्रॉब्लम है तो जरूरी नहीं है कि आपको मोटापा है। अब मोटापा बीमारी किसी और वजह से भी हो सकती है, आपको हार्ट डिजीज है ना, दिल की बीमारी, दिल की बीमारी है अगर आप, तो ऐसा थोड़ी ना मेरे साथ रहोगे तो आपको भी दिल की बीमारी हो जाएगी, मुझे है तो ये फैलती नहीं है, क्योंकि ये किसी बैक्टीरिया या जीवाणु से नहीं। सिंपल सा रीजन है बच्चों, अगर कोई बैक्टीरिया या किसी वजह से हो रही है, वायरस की वजह से, तो वो फैलती है। अगर वो किसी आपके शरीर की किसी दिक्कत के, जान मान लो विटामिन ए की कमी से आपको आंखें वीक है, तो वो आपको ही है, आपसे किसी और को नहीं फैलेगी। अब ये जो फैलने वाली बीमारियां हैं वो किन से होती है, तो संक्रामक रोगों के प्रकार पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, संक्रामक रोग किन से फैलते हैं, या प्रकार भी बोल सकते हो। ठीक है, किन किन से होते हैं, क्या कारण है संक्रामक रोगों के, कारण भी बोल सकते हो। दोनों तरह से क्वेश्चन पूछे, आपको यही लिखना है। सबसे पहला मैंने कहा वायरस से, विषाणु, तो जितने भी विषाणु होते हैं उनसे बहुत सारी बीमारियां फैलती है। आपको भाई नाम याद करने इनके, सारे नहीं, मैंने बहुत सारे लिखे, आपको जो हो जाए। जैसे जो विषाणुओं के कारण होते हैं, देखो नाम ही बता रहा है, जो विषाणु के कारण होते हैं वो विषाणुजन्य कहलाते हैं। ठीक है, विषाणु से होने वाले जैसे इन्फ्लुएंजा है, खसरा मीजल्स है, पोलियो याद हो जाएगा, एड्स, ये फैलते भी हैं, ये भाई फैलेंगे, रेबीज, ठीक है, और चिकनगुनिया हो जाएंगे, काफी नाम लिख दिए मैंने। दूसरे हैं जीवाणु वाले, जो बैक्टीरिया से होते हैं। अच्छा बच्चों को ये तो पता है ना, बैक्टीरिया अलग होता है, वायरस अलग होता है, पता है ना, वायरस अलग है, बैक्टीरिया अलग है। वायरस जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वो ऐसे राक्षस जैसा बैठा हुआ था, याद है। अच्छा यही फोटो बना देती हूँ, ऐसा बनाया था ना मैंने। सारे ऐसे नहीं होते, ये तो एक प्रकार का है, ये वायरस है ना। और बैक्टीरिया अलग होते हैं, बैक्टीरिया का जनरली शेप हम ऐसा बनाते हैं, ऐसा हमने कोशिका वाले चैप्टर में बनाया भी है, ये बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं, तो बैक्टीरिया से हमें बहुत सारे रोग हो रहे हैं। जैसे उदाहरण है टाइफाइड हो सकता है, टीबी हो सकती है, टिटनेस हो सकता है, डिप्थीरिया हो सकता है, सिफिलिस हो सकता है, ये सब बैक्टीरिया है। इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है, एक तो ये कि संक्रामक रोगों के प्रकार बताओ, ये पूछ लिया। देखो रोग दो प्रकार के हैं, संक्रामक, असंक्रामक।
असंक्रामक तो फैलते ही नहीं है, तो उनकी ज्यादा हमें बात करनी नहीं है। संक्रामक फैल रहे हैं तो संक्रामक के प्रकार कौन कौन से हैं, तो विषाणु से होने वाले, जीवाणुओं से होने वाले। या ये पूछ ले कि संक्रामक रोग किस कारण से होते हैं, तो भी आपका यही आंसर रहेगा। अब छोटे क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है, शॉर्ट में आपसे पूछ ले कि जीवाणु जन्य रोगों के नाम बताओ, रोगों के नाम, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया तो भी आपको याद होने चाहिए। 2-3 एग्जाम्पल सबके पता होने चाहिए, वायरस के भी, बैक्टीरिया के भी। ये देखो बताए थे आपको, ये देखो ये रहा वायरस, ये भी वायरस है, ये भी वायरस है, ये भी वायरस है। तो अलग अलग शेप के वायरस हमें देखने को मिलते हैं। ये सब अलग अलग बीमारियां फैलाते हैं। कोई तंबाकू में बीमारी फैला रहा है, अच्छा पौधों में भी बीमारियां होती है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। उसके बाद कुछ हमें एड्स फैला रहे हैं, एड्स एक वायरस जनित बीमारी है, ठीक है। तो बहुत सारे रोग होते हैं, कोरोना तो गया ही, ऐसा देखा होगा आपने। अब कुछ प्रोटोजोआ भी हैं, ये देखो ये कौन है, ये लिशमैनिया जैसा आप बोल सकते हो, अमीबियासिस है, लिशमैनिया है, ये हमें बहुत सारी बीमारियां फैलाते हैं। ये टीनिया है, टीनिया सोलियम का नाम बताया था, वो एनिमल वाला चैप्टर पढ़ा था तब हमने, वर्गीकरण पढ़ा था तब, है ना, फ्लैट वर्म के अंदर बताया था, फीता कृमि। क्या करता है, ये हमारे पेट में रहता है, ऐसा बताया था ना, अभी वन शॉट गया, इससे पहले उसी का वन शॉट गया है। क्या करता है ये हमारे पेट में रहता है, चिपका हुआ रहता है, और हमारे पेट से जो भी हम खाना खाते हैं ये सक करता रहता है। फिर इससे बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, उल्टी होती है, पेट खराब रहता है, ये रहता है, ये निकलता भी नहीं है आसानी से, दवाइयाँ से मारना पड़ता है इसको, ठीक है। तो वो भी आपको जब पता चलेगा तब, वरना ये उम्र भर आपके अंदर है, आपको पता ही नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ है जो हमारे साथ साथ रहते हैं, ये फैलेगा नहीं, ये फैलेगा तब क्योंकि ये हमारे सलाइवा या उसमें नहीं है, ये हमारे पेट में रह रहा है। ये कैसे फैलता है, ये पानी से फैलता है। मान लो ये जिस पानी के अंदर है, उस पानी को आपने पी लिया तो आपको हो जाएगा, आपसे किसी और में नहीं फैलेगा, लेकिन पानी से फैलता है ये। तो दूसरे आ गए हमारे प्रोटोजोन, जैसे उसका एक एग्जाम्पल हमने प्लाज्मोडियम भी देखा जो मलेरिया फैला रहा है। तो ये किससे होते हैं, ये प्रोटोजोआ से होते हैं, जैसे कि अमीबिया पैचिस, काला जार, मलेरिया, निंद्रा रोग, ये सब जो है ये कैसे हैं, प्रोटोजोआ से होते हैं। जैसे मान लो अमीबिया जो होता है वो किससे होता है, अमीबिया पैचिस, ये अमीबिया से होता है, अमीबा की ही रिश्तेदार है ये अमीबिया एंट अमीबा हिस्टोलिका कहते हैं इसको, एंट अमीबा से होता है ये, है ना, इसको अमीबियासिस भी बोलते हैं, एंट अमीबा से होता है ये। ऐसे अगर हम बात करें काला जार, तो ये किससे होता है, ये काला जार, ये लिशमैनिया से होता है, लिशमैनिया। हो सकता है आपको स्कूल में लिखवाया भी हो सबके नाम, इसलिए मैं एक बार थोड़ा सा बता रही हूँ, ठीक है। लिशमैनिया ये रहा, ये देखो ये रहा लिशमैनिया, ऐसा होता है, ये बहुत छोटा है, माइक्रोस्कोप से देखा हुआ है, हाँ, ऐसे नहीं दिखेगा, पानी वानी में रहता है, वो पानी आपने पी लिया तो आपको हो गया। अब होते हैं कुछ कवक जन्य रोग, कवक मतलब फंजाई। मान लो बारिश में बहुत ज्यादा गीले कपड़े पहन लिए, गीले जूते पहन लिए, तो पैरों के बीच में है ना दाद हो जाता है, फंगस लग जाती है, बहुत ज्यादा गीलापन रहता है ना, सॉक्स पूरे दिन गीले सॉक्स पहन के घूम रहे हो, बारिश के सुबह गए थे स्कूल दोपहर के 2 बजे तक, तो ऐसा ही 2-3 बार हो गया, तो पैरों में आपको पता है खुजली होने लग जाती है, फिर है ना इन्फेक्शन हो जाता है। वो क्या होता है, पानी के अंदर जो कवक रहती है, फंजाई रहती है कोई, तो वो क्या करती है आपके पैरों पे इन्फेक्शन कर देती है। ऐसा ही जरूरी नहीं है पानी से हो, हवा से भी होता है। मान लो आपके दाद हो गया, ऐड तो देखे, ये इच गार्ड लगाओ दाद मिटाओ, वो दाद वगैरह जो है ये सब फंजाई से होते हैं, ठीक है। तो ये भी एग्जांपल आप दे सकते हो कवक द्वारा, ये बड़े क्वेश्चन में आने के चांसेस है, ये वाला जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है कृमिजन्य, जो कृमि से होते हैं, कौन कौन से होते हैं भाई, कृमि मतलब कीड़े टाइप जो एनिमल होते हैं, उनसे होने वाले रोग जो होते हैं, वो ये क्या होते हैं, ये हमारे शरीर में रहते हैं। अंतःपरजीवी क्या होते हैं, ऐसे जीव जो किसी दूसरे के शरीर में रह के अपना खाना पीना करते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया था एस्केरिस से होता है ये एस्केरियासिस, फाइलेरिस वो हाथी पाँव रोग जो बताया था, टीनियासिस ये मैंने अभी बताया था ना, फीता कृमि वो व्हाइट वाला, अभी पट्टी जैसा जो बताया था मैंने, फीता कृमि का फोटो,
ये क्या करते हैं, ये ऐसा जरूरी नहीं है इंसानों के शरीर में रहते हैं, ये पिग के शरीर में भी रह सकते हैं, भेड़ के शरीर में भी रह सकते हैं, गाय के शरीर में भी रह सकते हैं। सबका अपना अपना अलग अलग फेवरेट जो है एनिमल है। तो ये हमारे अंदर रहेंगे और हमसे सारा खाना लेते हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, अंतः परजीवी कहते हैं। ठीक है, फिर है संक्रमण और ग्रसन में क्या अंतर है। ये आपके एनसीईआरटी में वैसे नहीं दे रखा, लेकिन आपको एक लाइन के अंदर दे रखा है क्या मतलब होता है संक्रमण, इन्फेक्शन और ग्रसन का। तो देखो, इन्फेक्शन क्या होता है, किसी भी सूक्ष्म जीव के शरीर में उपस्थिति से बने रोगकारी स्थिति संक्रमण कहलाती है। अगर कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई प्रोटोजोआ, कोई कवक आपके शरीर में है और उससे आपको जो लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं, आपको दिख रहा है कि ये मुझे हो रहा है, वो सब इन्फेक्शन में आता है। जैसे कि जुएं, बालों और त्वचा पर उपस्थिति अथवा कृमि की शरीर के अंदर उपस्थिति ग्रसन कहलाती है। तो आपको जो लक्षण दिख रहे हैं वो तो क्या है, इन्फेक्शन है। बोलते हैं ना इन्फेक्शन हो गया है मुझे, तो भाई माइक्रोबैक्टीरिया कोई भी प्रकार का सूक्ष्म जीव है, उसमें सब आ गए, मैंने आपसे बोल दिया, उसमें वायरस भी आ गया, उसमें बैक्टीरिया भी, जो ऊपर हमने पढ़े सारे आ गए। अगर वो आपके बॉडी में कोई लक्षण पैदा कर रहा है तो उसको हम कहते हैं कि इन्फेक्शन हो गया। लेकिन अगर कोई आपके शरीर के अंदर उपस्थित है, जैसे कि फीताकृमि है, वो आपके शरीर के अंदर है, जुएं हैं, वो आपके बालों में रहती है ना, तो आपके शरीर पर रह के जो आपके अंदर रह रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, इन्फेस्टेशन। ठीक है, स्टेशन समझते हो, रुका हुआ है आपके शरीर के, स्टेशन मतलब जहां पे बस रुकती है, यहाँ पे कौन रुक रहा है, यहाँ पे जीवाणु रुक रहा है। तो आपके शरीर में किसी रोगाणु का रुकना, रहना, कुछ भी करना, वो क्या कहलाता है, इन्फेस्टेशन कहलाता है। और वो जो चीजें उत्पन्न कर रहा है आपके शरीर में उसे हम कहते हैं इसकी संक्रमण है, वो इन्फेक्शन है। हालांकि इसके आने के चांसेस बहुत कम है आपके हिसाब से, लेकिन एक बार देख ले। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ, कैसे हमने अब रोगों से मुक्ति पाने की बारी कि ठीक है मैम रोग वोग तो चलता रहेगा, अभी मुक्ति कैसे पाए। तो पहले क्या हुआ, बहुत साल पहले इनको नोबेल पेप्टिक वर्ण, ये पेप्टिक वर्ण क्या होता है कि कई वर्षों से हम यही सोचते हैं कि पेप्टिक वर्ण जो अमाशय व ग्रहणी में एसिडिटी संबंधित दर्द होता है, आपको लगता है अब ज्यादा कुछ हैवी खाना खा लेते हो तो बोलते हो एसिडिटी हो गई, इनो विनो पी लेते हो, ऐसा बहुत साल पहले माना जाता था। हालांकि हर बार वो एसिडिटी हो ऐसा जरूरी नहीं है, यही ये कहना चाह रहा है कि पहले एसिडिटी होती थी तो हम ये सोचते थे कि हमने कुछ खा लिया होगा ऊटपटांग, इसीलिए हमारे पेट में जो आमाशय का मतलब स्टमक और ग्रहणी का मतलब हमारी आहार नाल के भाग हैं, ये जो हम खाना खाते हैं ना, आहार नाल। देखो ये हमारा ये यहाँ से भाई खाना नीचे आता है, फिर हमारे पेट में जाता है, ऐसे ये पेट है हमारा, स्टमक, जिसको वो आमाशय कह रहा है। फिर आमाशय से एक ऐसी नली निकलती है, इसको कहते हैं ग्रहणी। और फिर और बहुत आगे हमारा आमाशय ऐसे फैला हुआ है, हमें पूरा आमाशय नहीं पढ़ना, लेकिन ये आमाशय आहार नाल नहीं पढ़नी, ये जैसे आमाशय है और ये ग्रहणी है, ऐसा होता है हमारे पेट, हमारे आहार नाल के अंदर। तो जब हमें एसिडिटी होती थी तो हम ये सोचते थे, और कई बार एसिडिटी के साथ खांसी के साथ खून वून भी निकलता, पॉटी करते थे तो उसके साथ भी खून निकल जाता था, तो हम ये सोचते थे कि हमने कुछ खा लिया है इसीलिए ये हो रहा है, इनो विनो पी लो। बाद में क्या पता चला, फिर हमें लगता था कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है ना, हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं था। अभी तो हम दवाई ले आते हैं, हॉस्पिटल चले जाते हैं, जैसे मैंने कहा इनो विनो पी लेते हैं। 2 ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक ने पता लगाया, बाद में पता चला कि ये एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है हेलीबैक्टीरिया पाइलोरी। एक बैक्टीरिया था जो पेप्टिक वर्ण कर रहा था, पेप्टिक वर्ण नाम है, ये जो एसिडिटी हो रही है उसी को कह रहे हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के रॉबिन वॉरेन ने इन छोटे छोटे वृक्काकार बैक्टीरिया को अनेक रोगों के आमाशय के निचले भाग में देखा। फिर उन्होंने देखा पेट के अंदर कि यार ये पेट में जो दर्द वर्द हो रहा है, ये जो खून वून निकल रहा है, ये एसिडिटी की वजह से नहीं हो रहा, इसमें तो एक बैक्टीरिया रह रहा है जिसका नाम है हेलिकोबैक्टीरिया, उसकी वजह से हो रहा है। बैरी एक चिकित्सक ने वॉरेन की खोज में दिलचस्पी ली और उन्होंने इस सोच से बैक्टीरिया के संवर्धन करने में सफलता पाई। तो हमको ये बाद में पता चला, इतने साल तक हम ये सोचते थे कि हम उल्टा सीधा खा रहे थे इसलिए हो रहा था। इन्होंने बताया कि ये ऐसा नहीं है, ये किसकी वजह से हो रहा है, ये एक बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है जो आपके पेट में पहुंच गया है और आपको दर्द कर रहा है। ऐसे ही मैंने जैसे अभी
फीताकृमि के बारे में बोला था कि आपको कई सालों तक पता ही नहीं चलता कि आपके शरीर में फीताकृमि रह रहा है, जब तक आपको कोई लक्षण दिखाई नहीं दे। वो रहता है, खाता रहता है, आप जो खा रहे हो आपको लग ही नहीं रहा शरीर के अंदर। कहते हैं ना छोटे बच्चों को कीड़े हो जाते हैं पेट के अंदर, वैसे फीताकृमि हो वो जरूरी नहीं है कि वो कीड़ा फीताकृमि है, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कीड़े होते हैं ऐसे जो हमारे पेट में पानी के द्वारा चले जाते हैं। फिर क्या हुआ, इन्होंने उपचार किया, ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसका उपचार किया कि बैक्टीरिया को आमाशय में ही मार दें, अगर जहां पे वो रह रहा है तो इससे निपटारा मिल सकता है। तो उन्होंने मारने के लिए भाई एंटीबायोटिक बनाई। एंटीबायोटिक क्या होती है, एंटीबायोटिक दवाई होती है जिसको हम प्रतिजैविक दवाइयां कहते हैं। ऐसी दवाइयां अगर आपसे पूछ ले एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक क्या होती है, ऐसी दवाइयां या औषधियां जो बैक्टीरिया को मारने के काम में आती है, जीवाणुओं को मारने के काम में आती है, एंटीबायोटिक। तो इन्होंने एक ऐसी दवाई बना ली जिसको खाने से वो बैक्टीरिया पेट के अंदर मर जाता था। तो भाई इससे हमें शांति मिल गई और इसी के लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। ये थोड़ा सा एनसीईआरटी। इस पे क्वेश्चन क्या बनेगा, इस पे ये बन सकता है कि ये पेप्टिक वर्ण किस कारण से हो रहा था, एक तो ये इसकी खोज किसने की, ये आ सकता है। छोटे छोटे अगर बीच में से आपके स्कूल में क्वेश्चन देते हैं तो कहीं क्या क्लास 9 बहुत छोटी क्लास होती है तो कहीं स्कूल्स में बीच में से क्वेश्चन नहीं देते, लेकिन अगर आपके देते हैं तो आप देख सकते हैं, ठीक है। अब रोग संचरण की विधियां क्या है, भाई हमने कहा रोग फैलते हैं, फैलने वाले सारे रोग फैल रहे हैं, लेकिन वो फैल कैसे रहे हैं, तो फैलने के भी बहुत सारे क्या हो सकते हैं, रोग संचरण तरीके हो सकते हैं। क्या क्या तरीके हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, लंबा लॉन्ग वाला क्वेश्चन आ सकता है भाई इसमें। स्वस्थ व्यक्ति में निम्न प्रकार से फैलते हैं। सबसे देखो ये आपके एनसीईआरटी में एक डायग्राम भी है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रोग कैसे फैलते हैं। तो बहुत से कारण हो सकते हैं। मान लो आपको कोई मच्छर काटा, उसके अंदर वो बैक्टीरिया या वायरस चला गया, जैसे हमें मलेरिया हो रहा है ना, मुझे मलेरिया हो रहा था, एक मच्छर ने मुझे, मादा एनाफिलिस ने काटा, तो जब वो मुझे काटेगा ना तो मेरे अंदर जो प्लाज्मोडियम है उस मच्छर की लार में चला जाएगा, फिर वही लार में रहेगा उस मच्छर के, वो मच्छर किसी और को काटेगा तो उसको भी हो जाएगा। तो मच्छरों से हो सकता है कोई एनिमल आपने पाल रखा हो, डॉग वॉग है, उसके पास आप रह रहे हो, उससे हो सकता है, आपके कपड़ों से फैल सकता है, आपके खाने से फैल सकते हैं कुछ रोग फैलने वाले जो होते हैं, ठीक है, आपके थूक से, आपका झूठा कोई खा रहा है, फिजिकल रिलेशनशिप से, है ना, जैसे कि आप देखते हैं भाई सब मूवी वगैरह देखते हैं तो सारी चीज़ें आपको पता है कि भाई कैसे एक दूसरे से आप कोई पेयर है, कोई पार्टनर है तो किस वगैरह करने से, है ना, उस वजह से, हाथ मिलाने से, जैसे कोरोना में बिल्कुल बंद था, हाथ भी नहीं मिलाना था क्योंकि हाथ मिलाने से भी फैलता है। तो एक संक्रमित व्यक्ति से असंक्रमित व्यक्ति तक फैलने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो उन कारणों को हमें पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रत्यक्ष संचरण, जो सीधे फैलता है। प्रत्यक्ष का मतलब डायरेक्ट। डायरेक्ट का क्या मतलब हुआ, जैसे मुझे कोई बीमारी है, ठीक है, मुझसे डायरेक्ट आपको फैल रहा है, बीच में कुछ है नहीं। जैसे मैंने आपसे हाथ मिलाया, आपको फैल गया, मैंने बोला, मेरे मुंह से कुछ जर्म्स निकले, आप मेरे पास खड़े हो, आपको फैल गया। तो डायरेक्ट जो होते हैं प्रत्यक्ष रूप से होते हैं। मैंने आइसक्रीम एक खा के झूठा करके दी, आपको दे दी, आपने खा ली, आपको हो गई। तो ये प्रत्यक्ष रूप से फैलने वाले रोग हैं, ठीक है। प्रत्यक्ष या सीधे संचरण, सीधा हो रहा है, बीच में कुछ रहेगा नहीं, डायरेक्ट टू डायरेक्ट। क्या होता है, प्रत्यक्ष संचरण में रोग रोगी व्यक्ति से सीधे ही किसी स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंच जाते हैं, ठीक है, सीधे पहुंच रहे हैं। रोगी संक्रमित व्यक्ति से संपर्क, अब ये सीधे कैसे पहुंचेंगे, इसके भी बहुत सारे तरीके हैं। कुछ रोग सामान्य सामाजिक संपर्क द्वारा संचरित होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बताया अभी, ठीक है, हाथ मिलाया आपने या मेरा जूठा खा लिया, ठीक है, उससे डायरेक्टली फैल रहे हैं। फिर है ड्रॉपलेट से। ये ड्रॉपलेट क्या है, ड्रॉपलेट आपने सुना ही होगा भाई, अभी कोरोना जाने के बाद बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। ड्रॉपलेट मतलब जैसे मैं बोल रही हूँ, मैंने बोला तो मेरे मुंह से भाई कुछ थूक वगैरह निकल रहा है, वो यहाँ पे हवा में फैल गया, फिर आप मेरे पास ही खड़े हो, आपके अंदर वो ड्रॉपलेट चले गए बैक्टीरिया या वायरस वाले, तो आपको हो जाएगा। तो ये किससे होता है, ये रोगी के खांसने, छींकने। अगर आपने कभी देखा हो कि हम छींकते हैं ना तो हमारे बहुत सारे छोटे छोटे थूक के कण जो है वो वायु में फैल जाते हैं। इसलिए बोलते हैं कि जो हाथ रख के या
हैंकी रख के छींकना या खांसना चाहिए, ताकि वो सब जगह नहीं फैले, उस हैंकी में रह जाए। तो उससे भी क्या होता है, छोटी छोटी जो बूंदें हैं हमारे थूक की, खांसने से, वो क्या हो जाती है, वायु में रह जाती है। फिर दूसरा उसी वायु से सांस लेगा तो उसको हो जाएगी। जैसे फेफड़ों में टीबी है, स्वाइन फ्लू है, सामान्य जुकाम है, ये सब फैलते हैं इसी तरह से, ठीक है। उसके बाद है लैंगिक संपर्क से। लैंगिक संपर्क क्या होता है भाई, आजकल का मॉडर्न जमाना है, सब पिक्चरें विक्चरें देखते हो, है ना, लड़का लड़की मिलते हैं, किस वगैरह करते हैं, और भी फिजिकली रिलेशनशिप, लड़का लड़की छोड़ दो, हस्बैंड वाइफ है ना, उनमें भी भाई फिजिकल रिलेशनशिप होता है। तो उसकी वजह से जो फैलने वाले रोग हैं उनसे भी होता है। मान लो ये जनरली कैसे होते हैं, इनको जैसे एड्स है, सिफिलिस है, गोनोरिया है, ये नाम आपको याद रखने। एड्स तो याद रहेगा। एड्स के और भी रीजन है, कई बार जैसे मुझे एड्स है, मैंने कोई इंजेक्शन लगाया है, वही इंजेक्शन आप लगा लो तब भी होता है। जरूरी नहीं है कि वो सेक्सुअली ही फैले। एड्स दूसरी तरह से भी फैलता है, लेकिन इस तरह से भी फैलता है। जैसे हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड को एड्स है तो वाइफ उनके साथ रहती हैं, शारीरिक संबंध होता है, तो उसकी वजह से उनको भी फैल सकता है। सिफिलिस, गोनोरिया, ये भी इसी तरह के रोग है। फिर है अप्रत्यक्ष, ये डायरेक्टली नहीं फैलते। डायरेक्टली, प्रत्यक्ष वाले कैसे थे, मुझसे सीधा आपको फैल रहे हैं, मेरे से हाथ मिलाया, मेरे से बात कर रहे हो तो हो गया। दूसरा है इनडायरेक्ट। अब ये डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्ट कैसे होगा कि जैसे मैंने यहाँ पे ये रिमोट है ना, इससे मैं मोबाइल चला रही हूँ तो मेरे जम्स यहाँ पे चले गए, मैं बोल रही हूँ, मोबाइल चला रही हूँ, गेम खेल रही हूँ, हाथों पे जम्स थे वो इधर चले गए। फिर मैंने ये मोबाइल आपको दे दिया, आपने भी चलाया, ठीक है, आपके हाथों पे भी जम्स, फिर आपने उसको मुंह में या नाक में या जहाँ पे भी डाल दिया। तो अब ये किसके द्वारा फैले, ये इस मोबाइल या रिमोट के थ्रू फैले। तो डायरेक्टली नहीं हुआ, ऐसे डायरेक्टली मैंने आपको नहीं फैलाया, मैंने इस पे दिया, इससे फिर आपको हुआ, तो ये हो गए इनडायरेक्ट वाले। कुछ रोगजनक रोगी व्यक्ति स्रोत किसी माध्यम से फैलते हैं, ठीक है, वायुजन्य। अब ये माध्यम क्या हो सकते हैं, जैसे वायु, मैं यहाँ पे बोल के चली गई, इतना सारा, मैं सारा 1 घंटे का क्लास लेके 1 शॉट लेके यहाँ चली गई और मैंने यहाँ पे जम्स ही जम्स फैला दिए हैं वायु के अंदर बोल बोल के। अब कोई और आएगा यहाँ पे, तो मैंने उससे डायरेक्टली बात नहीं की, उससे प्रत्यक्ष रूप से बात नहीं की, अप्रत्यक्ष रूप से रोग फैला रही हूँ, यहाँ पे मैं फैला के चली गई। अब कोई आएगा, वो सांस लेगा तो उसको जम्स हो सकते हैं, उसको बीमारी हो सकती है। तो ये वायु द्वारा फैलते हैं, वायु में धूल के कण हैं। जल द्वारा, पानी के अंदर, जैसे मैंने कहा था कि कुछ बैक्टीरिया, फीताकृमि है, जैसे एस्केरिस है, ये दूषित पानी में रहते हैं, पानी के थ्रू फैलते हैं। जन्य व्यापक रूप से सभी खाद्य पदार्थ, जैसे कटे हुए फल, वो चाट पकौड़ी खाने जाते हो रास्ते के अंदर हैं, वो कैसे कैसे पता नहीं कहाँ कहाँ खड़े रहते हैं, कोई नाली के पास खड़ा है, कोई कहीं पड़ा है, वहाँ मच्छर बैठ रहे हैं, मक्खियाँ बैठ रही है। तो भाई पानी, खुला पानी है, फल का रस है, जो बाहर आप जितना भी पीते हो, लिक्विड जितनी भी चीज़ें हैं, उनसे हो सकता है। टाइफाइड, हैजा, मलेरिया, पोलियो, पीलिया, ये दोनों अलग अलग होते हैं। पोलियो क्या होता है, पोलियो तो वो पोलियो की दवा पिलाते हैं ना, 2 बूंद जिंदगी की, जिसमें पैर वैर थोड़े से पैरालाइज हो जाते हैं ना। और पीलिया क्या होता है, इसमें बॉडी पीली हो जाती है, पीलिया अलग है, जिसको हम जॉन्डिस कहते हैं। फिर है वस्तु द्वारा, वही मैंने एग्जाम्पल दिया था भाई, मोबाइल है, पेन है, इन वस्तुओं द्वारा, किताब है, कुर्सी है, मेज है, इस पे कोई, मैंने बोला कुछ, मैंने मान लो मुझे सर्दी हो रही थी, मैंने ऐसे छेड़ा निकाला और कहीं पहुंच दिया टेबल पे, फिर आप आए, आपने उस पे हाथ लगा दिया, फिर आप उसको खा लिए, कुछ भी कर लिए, तो आप में हो जाएगा, है ना। गंदी चीज़ें बता रही है ना मैम, लेकिन क्या करें, बताना जरूरी है। इसलिए हम बोलते हैं कि जब भी हम कुछ करें, कहीं से भी घूम के आए, तो हम हाथ वाथ धोएं, ताकि हमने कहीं ऐसी जगह हाथ लगाया है तो हम उससे बच पाए। बिना धुले हाथ, भाई ये लॉन्ग क्वेश्चन बनता है इस पे, इसलिए उसको अच्छे से देखेंगे। बिना धुले हाथ या नाखून, नाखूनों में भाई कुछ भी हो सकता है आपके, मिट्टी के साथ किसी कृमि के अंडे हो सकते हैं, है ना, कोई कृमि है मिट्टी के अंदर, कोई कीड़ा रह रहा है, उसने अंडे दे रखे हो, बहुत छोटे होते हैं, आंखों से नहीं दिखते आपके नाखूनों में, उन्हीं नाखूनों से आपने है मस्त जो है चावल रोटी सब खा ली। आज तो भाई घर में पकवान बने हैं, अंदर एक और पकवान चला गया है साथ साथ, ठीक है। एस्केरिस, टाइफाइड, हैजा, इस प्रकार से हो सकते हैं बिना धुले हाथ खाने से, ठीक है। फिर है ऑर्थोपोडा,
ऑर्थोपोडा क्या होते हैं? ऑर्थोपोडा में सारे कीड़े आते हैं, मच्छर है जैसे, तो मच्छरों से भी बहुत सारी बीमारी, अभी मैंने मलेरिया का एग्जाम्पल दिया था आपको, है ना, मलेरिया मच्छरों से फैलता है। मलेरिया जो है वो मच्छरों से फैलता है, मच्छर के अंदर ही प्लाज्मोडियम रहता है, वो काटता है तो प्लाज्मोडियम हमें चला जाता है, फिर कोई दूसरा मच्छर अगर हमें काट ले तो उसके अंदर प्लाज्मोडियम चला जाता है, फिर वो किसी तीसरे को काटता है तो उसके अंदर चला जाता है। तो ऐसे मलेरिया है, ऐसे डेंगू है, वो एडिस मच्छर से फैलता है डेंगू। तो बहुत अलग अलग प्रकार के मच्छर आते हैं। मनुष्य का खून चूसने वाले कीट और रोगजनक इस प्रकार में आ जाते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, कीट मनुष्य को काटते समय रोगजनक को अनचाहे रूप से मनुष्य के शरीर में प्रविष्ट करा देता है, ठीक है। जैसे ही काटा, उसकी लार में था प्लाज्मोडियम, आपको उसको आज इच्छा हुई कि आज तो किसी मनुष्य को किस करूंगा, किस करने आया, अपनी लार में से प्लाज्मोडियम आपके अंदर डाल दिया, आपको मलेरिया हो गया। फिर एक अच्छा मच्छर आया, उसके अंदर प्लाज्मोडियम नहीं था, लेकिन वो आपको काटने आया, मादा एनाफिलिस। अब वो क्या हुई, जैसे उसने आपको काटा, आपके अंदर पहले से ही प्लाज्मोडियम घूम रहे थे, वो वापस मच्छर में चले गए। अब वही मच्छर किसी और को काटेगा, उसको हो जाएगा। तो इस तरह से फैलते हैं ये, ठीक है, आर्थ्रोपोडा। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन जो है, जो मैंने कहा था, क्या क्वेश्चन आ सकता है इस पे कि संक्रमण रोगों के फैलने के क्या कारण हो सकते हैं। एक तो वो जिसमें जीवाणु वायरस लिखना है, संक्रामक रोग कैसे फैलते हैं, किन किन तरह से फैलते हैं। तो दो तरह से फैलते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, ठीक है। ये यहाँ पे खत्म हो गया। अब क्या है, अंग विशिष्ट व उत्तक विशिष्ट अभिव्यक्ति। अब जैसे कि मैंने कहा, हर बैक्टीरिया या वायरस का फेवरेट अंग होता है, वो हर जगह पे नहीं जाते, है ना, उनका एक फेवरेट जगह होती है। जैसे हमारी फेवरेट जगह होती है ना घूमने की, फिरने की, इनकी हमारे शरीर के अंदर, दूसरे जीवों के शरीर के अंदर फेवरेट जगह होती है। जैसे मैंने कहा, प्लाज्मोडियम की फेवरेट जगह क्या होती है, हमारी आरबीसी और लिवर, ठीक है। जो हाँ वो फीताकृमि था, उसकी फेवरेट जगह क्या होती है, हमारी इंटेस्टाइन, जहाँ पे खाना बड़ा रहता है। तो सबकी फेवरेट जगह होती है, यानी कि वो जहाँ पे रहते हैं। सूक्ष्म जीवों के विभिन्न स्पीशीज शरीर के विभिन्न भागों में रहते हैं। अब इसमें आपको क्या याद करना है, इसमें आपको बस ये याद करना है, क्वेश्चन कैसे बन सकता है इस पे, कि विभिन्न प्रकार के रोग हैं। आपको पूछ लिया मलेरिया किस अंग पर प्रभाव डालता है, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। प्रभावित अंग, या यहाँ पे जो दे रखा है कि उत्तक विशिष्ट अभिव्यक्ति विभिन्न प्रकार के रोगों की। तो यदि हवा से, मान लो कोई बैक्टीरिया है, वो हवा से हमारे अंदर जा रहा है, तो कहाँ से जाएगा, हवा या तो मुंह से जाएगी या नाक से। तो नाक पे प्रवेश करेगा, और हमारा नाक कहाँ खुलता है भाई, हमारे नाक का अंदर वाला जो चीज़ है वो फेफड़ों में खुलेगा, तो ये कहाँ जाके फंसेगा, फेफड़ों के अंदर अपना घर बनाएगा भी। कोई खाने की चीज़ है, खाने के थ्रू जा रही है, पानी के थ्रू जा रही है, तो वो हमारे पेट में जाएगी, वहाँ पे इन्फेक्शन करेगी, ठीक है। और कई लोग तो पेट से निकल के ब्लड में भी चले जाते हैं, ऐसे भयानक भी होते हैं। मुंह से जाने वाले हैं वो आहार नाल में घुसेंगे, ठीक है, खाने की आहार नाल में। जैसे लिवर में जाएंगे, हेपेटाइटिस है जो पीलिया वगैरह फैलाता है, ये हमारे लिवर में जाता है। तो सबका अलग है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कौन किसको प्रभावित करता है। मैंने सबको डार्क कर रखा है यहाँ पे येलो से। HIV वायरस है वो लसिका ग्रंथियों को प्रभावित करता है हमारे शरीर की। मलेरिया जो है वो हमारे लिवर को भी करता है, देखो आरबीसी को भी करता है, हमारी जो ब्लड है उसको भी करता है, लेकिन लिवर को ज्यादा करता है, ठीक है। ऐसे ही जो एक जापानी मस्तिष्क बीमारी है जिसको जापानी ज्वर भी कहते हैं, जापानी फीवर, बताओ फीवर भी जापानी, तो वो किसको शिकार बनाता है, हमारे ब्रेन को। और ब्रेन तो आपको पता है बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो आपका क्या होगा अगर ये आपको या किसी को हो जाए तो। जिस उत्तक या अंग पर सूक्ष्म जीव आक्रमण करते हैं उसे चिन्ह उसी पर निर्भर करते हैं, उसी के हिसाब से हमें सिम्टम्स दिखेंगे, लक्षण उसी के हिसाब से दिखेंगे जिस जहां पे उसने क्या कर रखा है, अटैक कर रखा है। जैसे लंग्स पे किया है तो लंग्स से जुड़ी आपको लक्षण दिखेंगे, खांसी आएगी, थूक के साथ हो सकता है ब्लड आए। अगर वो आपके पेट में रह रहा है तो पेट से जुड़ी दिक्कतें पैदा करेगा। हार्ट में रह रहा है, हालांकि हार्ट में कोई बैक्टीरिया नहीं रहता, लेकिन एक एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं कि मान लो आपके ब्लड में रह रहा है तो ब्लड से जुड़ी दिक्कतें पैदा करेगा। तो जहां वो रहता है उससे जुड़े लक्षण या चिन्ह, चिन्ह का मतलब सिम्टम्स या निशान हमें दिखते हैं कि इससे हमें पता चल जाए कि भाई इसको ये वाली बीमारी हो सकती है। जैसे सर्दी है, देखो खांसी है, हेडेक है, सर दर्द हो रहा है। अब जैसे वो जापानी वाला है उसमें हो सकता है बहुत
सर दर्द होता हो, फीवर आता हो, खांसी, ये सारे लक्षण जो है हमें बताएंगे कि कैसे। जैसे पीलिया है, जो मैंने कहा पीला हो जाता है शरीर, वो किस पे आक्रमण करता है? वो यकृत पे करता है, लिवर पे। ठीक है। तब सिर दर्द उल्टी बनकर, अगर कोई मस्तिष्क पे आके रह रहा है तो देखो सिर दर्द होगा, उल्टी होगी, चक्कर आएंगे, बेहोश हो जाएगा, इस तरह के सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। अब कोई भी रोगजनक है, जब वो हमारे शरीर पे आक्रमण करता है, शरीर के किसी अंग पर आक्रमण करता है, तो क्या हमारा शरीर ऐसे ही बैठा रहता है? क्या हमारा शरीर, कई चीजें तो आपके देखो, जैसे मैंने कहा सर्दी, या कई बार ऐसा होता है आपकी 2-3 दिन तबीयत खराब नहीं होती, आप दवाई भी नहीं लेते हो, फिर भी सही हो जाते हो। कैसे सही हो जाते हैं? तो हमारे शरीर में एक विशिष्ट प्रकार का प्रतिरक्षी तंत्र पाया जाता है। अब अभी तक तो हम बात कर रहे थे कि रोग कैसे होते हैं, क्यों होते हैं। अब हम बात करेंगे कि हमारा शरीर इन रोगों से लड़ता कैसे है। तो हमारे शरीर के अंदर एक तंत्र पाया जाता है जिसे हम कहते हैं इम्यून सिस्टम या प्रतिरक्षी तंत्र। इम्यून सिस्टम क्या होता है? ये इम्यून सिस्टम विभिन्न प्रकार के रोगजनकों से लड़ने के लिए शरीर में पाया जाने वाला एक विशिष्ट तंत्र, जो इन रोगजनकों को मारता है, प्रतिरक्षी तंत्र कहलाता है। अब ये कैसे काम करता है? ये ऐसे काम करता है कि जहां पे भी इसे पता चलता है, इसमें होती क्या है, इसमें हमारा ब्लड होता है, जनरली रक्त होता है। रक्त के अंदर एक WBC होती है ना, जिसको हम बोलते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं, WBC, वो मेन रोल निभाती है इसके अंदर। यही है हमारी बॉडीगार्ड शरीर की। ठीक है, ये बॉडीगार्ड का काम करती है। तो जहां पे भी इनको भनक लगती है कि मान लो कोई वायरस हमारे लंग्स के अंदर आया है, फेफड़ों के अंदर, तो इनको पता चल जाता है अच्छा वायरस आया है, तो ये सब वहां पहुंच जाती है। जैसे कि ये हमारा कोई सेल है ना, कोशिका है, इसके अंदर वायरस घूम रहा है, इसको ब्लड तो सब जगह रहता है, आपको पता है हमारा शरीर के अंदर, पूरे शरीर के अंदर खून घूम रहा है, तो WBC यहाँ घूम रही है, इसको पता चला। ये WBC का फोटो बना देती हूँ एक मस्त, अभी मजे से घूम रही है खुश होके WBC। इसको पता चला कि शरीर में वायरस आया है, तो इसको गुस्सा हो गई है ना, रेड हो गई बिल्कुल, और कहाँ जाएगी ये? इसके पास जाएगी और इसको खा जाएगी। सच में खा जाती है, ऐसा मुंह निकाल के ऐसे, है ना, सेल अमीबा की तरह खा जाती है। लेकिन हमेशा ये कामयाब नहीं होती है ना। मान लो वायरस बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, बहुत ज्यादा संख्या में है, तो कई बार उल्टा भी हो जाता है। अब देखो हर लड़ाई में हीरो ही जीते है, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, पिक्चर थोड़ी चल रही है भाई, लड़ाई दोनों लड़ते हैं, इधर वायरस भी बहुत सारे हैं, इधर WBC, वो युद्ध होता है दोनों के बीच में। कभी WBC जीत जाती है तो हमारा शरीर स्वस्थ हो जाता है, कभी वायरस जीत जाता है, वायरस ज्यादा भयंकर है, तो फिर हमारा शरीर जो है वो जीत नहीं पाता, तो फिर हमें लक्षण दिखाने लगता है, फिर हमें पता चलता है कि अच्छा खांसी आ रही है, सर्दी हो रही है। तो पहले तो हमारा शरीर लड़ता है इन चीजों से, जब तक वो लड़ता है ना तब तक हमें फीवर आता है। फीवर क्यों आता है? पता है, फीवर आना कोई गंदी बात नहीं है। फीवर आ रहा है इसका मतलब आपकी WBC आपके दुश्मन से लड़ रही है अंदर। जब वो हार जाती है तो फिर हमें लक्षण दिखाई देने लगते हैं, जो भी बीमारी है उसके हिसाब से, कि उल्टी हो रही है या दस्त हो रही है या ब्लड आ रहा है ना। कोरोना में ऐसा ही है, कई दिनों तक पता ही नहीं चला, बाद में चलता है ना, जब सिम्टम्स आते हैं हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कहता है अच्छा। ऐसे ही सब में, मलेरिया में हमें थोड़ा थोड़ा थकान लगती है, सर दर्द होता है, तो हमें लगता है ठीक है हो रहा होगा, मौसम ऐसा है। फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है, लक्षण ज़्यादा हो जाते हैं, लक्षण ज़्यादा हो रहे हैं, इसका मतलब हमारी WBC हार गई है अंदर, अब हमें दवाई लेनी पड़ेगी बाहर से। तो क्या होता है कि जब भी संक्रमण से शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र, ये जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है, ये क्रिया करता है, एक सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित ऊतक के चारों ओर रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए अनेक कोशिकाएं बना लेता है। भाई ये एक नहीं है, बहुत सारी WBC यहाँ पे इकट्ठी हो जाएंगी ऐसे ऐसे ऐसे। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं शोथ, इन्फ्लामेशन कहते हैं इसको। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन कहते हैं इसको, ठीक है।
जब हमारे शरीर की प्रतिरक्षी कोशिकाएं जो होती हैं, प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है, वो सूक्ष्म जीवों को मारने के लिए एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है, तो उसे हम इन्फ्लामेशन कहते हैं। जैसे आपको कोई लग जाती है तो आपने देखा जहां पे भी लग जाती है ना, थोड़ा सा फूल जाता है वो एरिया, फुंसी सी बन जाती है वहां पे, है ना, दर्द भी होता है, तो कई बार वाइट वाइट पस भी निकल आता है। तो वो पस क्या होता है, वो मरे हुए या तो बैक्टीरिया और WBC, जैसे मैंने कहा दोनों ही मरेंगे भाई, युद्ध हो रहा है तो दोनों ही मरते हैं, तो मरे हुए WBC और बैक्टीरिया या वायरस होते हैं जो यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, इसलिए वो येलो येलो हो जाते हैं, उसे इन्फ्लामेशन कहते हैं। इस स्थानीय प्रभाव जैसे फूलना, दर्द होना, और सामान्य प्रभाव जैसे बुखार, मैंने कहा ना बुखार आ रहा है मतलब लड़ाई चल रही है अंदर मस्त वाली, ठीक है। कुछ संक्रमण विशिष्ट ऊतकों पर अति सामान्य होते हैं, जैसे HIV वायरस है, वो हमारे, ये बड़ा खतरनाक है HIV, जिसको HIV संक्रमण मतलब एड्स। कई बच्चों को अगर पता नहीं है तो मैं बता देती हूँ। देखो एड्स एक बीमारी है, ठीक है, उसको फैलाने वाला कौन है, उसको फैलाने वाला HIV वायरस है। तो कई बार हम एड्स को ही HIV भी बोल देते हैं, तो एड्स और HIV अलग अलग नहीं है। एड्स बीमारी है, ठीक है, उसको फैलाने वाले वायरस का क्या नाम है, HIV। इसकी फुल फॉर्म है दोनों की, ह्यूमन इम्यूनो वायरस डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। तो इसीलिए कई बार HIV भी बोल देते हैं, कई बार एड्स भी बोल देते हैं। ये बड़ा खतरनाक बीमारी है, ये क्या करता है, हमारे शरीर के बॉडीगार्ड को ही मार देता है, इसीलिए ये बहुत भयंकर बीमारी है। जनरली क्या हो रहा है, हमारा शरीर की जो WBC है, बॉडीगार्ड है, वो लड़ती है, ये सबसे पहले जाके WBC को ही मारता है, ताकि लड़ने के लिए कोई बचे ही नहीं। वो होता है ना भाई, जो आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, किसी के अड्डे पे प्रवेश करता है जब हीरो, तो सबसे पहले क्या करता है भाई, डायरेक्ट उसको थोड़ी मारेगा, पहले सारे बॉडीगार्ड्स को ही मार देता है ताकि उसको कोई बचाने वाला ही नहीं रहे। बस ऐसा ही हमारे शरीर के साथ कर रहा है, सबसे पहले WBC को ही खत्म कर देता है ताकि कोई बचाने वाला ही नहीं रहे। और इसीलिए ये ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि इसमें मौत निश्चित है, ठीक है, इसमें आदमी मरेगा ही मरेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। रोग की तीव्रता अभिव्यक्ति शरीर में स्थित सूक्ष्म जीवों की संख्या पर निर्भर करती है। अगर कम है तो हमारी WBC जीत जाएगी, अगर वो ज्यादा है वायरस और बैक्टीरिया तो हम हार जाएंगे। तो डिपेंड करता है क्या है। अब उपचार के नियम क्या है, तो रोग हो गए, कैसे फैलते हैं वो भी देख लिया, लेकिन अब इसका उपचार कैसे करें, तो उपचार के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला क्या है कि या तो हम उस रोग को कम कर दे, प्रभाव को जो वो कर रहा है, जैसे कि आप करते हो, आपको जब मलेरिया होता है तो फीवर आता है तो डॉक्टर फीवर की दवाई दे देता है, दर्द हो रहा है बॉडी में तो दर्द की दवाई दे देता है ना, ऐसे। या फिर हम उस रोग के कारण को ही खत्म कर दें। अगर आपको पता चल जाए कि आपका पेट दर्द जो है वो उस फीताकृमि की वजह से कर रहा है, तो आप उस फीताकृमि को मारने की दवाई डाल दो अंदर, मर जाएगा, तो भाई रोग का कारण ही मार दो। दो तरीकों से हम क्या करते हैं हमारे रोगों की, इस पे भी क्वेश्चन बनता है, रोग के उपचार इसी के नाम से बनेगा। उपचार के नियम क्या है या रोगों का उपचार किस तरीकों से करते हैं, दो तरीकों से। पहले उपाय में हम क्या कर रहे हैं, उपचार कर रहे हैं और उसके लक्षण को कम कर देते हैं। जैसे मैंने कहा पेट दर्द हो रहा है तो पेट दर्द की दवाई दे दी, सर दर्द हो रहा है तो सर दर्द की दवाई दे दी, है ना, उल्टी हो रही है तो उल्टी बंद करने की दवाई, बुखार आ रहा है तो बुखार कम करने की दवाई, तो हम लक्षण को खत्म करते हैं। और दूसरे में क्या कर रहे हैं, जैसे कि शोथ के कारण होता है, वही मैंने कहा वो WBC इकट्ठी हो जाती है, वहां पे शोथ बन जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। ये रहे, ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे, आप पढ़ लेंगे कि भाई जो है, जो लक्षण है उस आधार पे हम क्या कर सकते हैं, दवाई दे सकते हैं। अब हमें सूक्ष्म जीवों को मारना पड़ेगा। मान लो ये दवाई खाने से भी आपको फर्क नहीं पड़ रहा, आज आपने दवाई खाई फीवर नहीं आया, कल फिर आ गया, आज आपने दवाई खाई पेट दर्द बंद हो गया, कल फिर दवाई का असर खत्म होते ही बंद हो गया। तो मेन आपको सॉल्यूशन क्या करना है, ये वाला टेम्परेरी इलाज है ऊपर वाला, मेन सॉल्यूशन क्या है कि आप उसको ही मार दो जिसके कारण ये हो रहा है, सबसे बेस्ट तो वही है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमें पहले तो क्या पता होना चाहिए कि ये हो किस वजह से रहा है, तो डॉक्टर के पास आप चेकअप कराओगे, जांच कराओगे, ऐसा नहीं कि कुछ भी ले लेना। आज मैम ने पढ़ाया था कि मलेरिया के अंदर बुखार आता है, कपकपी होती है तो मुझे तो मलेरिया हो गया, ऐसा कभी नहीं करना, डॉक्टर नहीं बनना, हम डॉक्टर नहीं है, ठीक है, कितनी भी बायो पढ़ लो, डॉक्टर बनोगे तभी डॉक्टर कहलाओगे, ऐसे डॉक्टर ही नहीं आती, बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे ऐसे लक्षण होते हैं जो बहुत सारी बीमारियों में सेम होते हैं। जैसे मैं आपको सिंपल सा एक एग्जांपल देती हूँ, मलेरिया के अंदर भी हमें बुखार आता है
और डेंगू के अंदर भी बुखार आता है। मलेरिया के अंदर भी हमारे ठंड लगती है हमें और वीकनेस आती है, डेंगू के अंदर भी आते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग कारणों से हो रहे हैं। मलेरिया प्लाज्मोडियम की वजह से हो रहा है, डेंगू अलग हमारी WBC को खाता है डेंगू। तो जब तक आपको बीमारी पता नहीं होगी, आप अपनी मर्जी से, आज सर्दी हो रही है, वो मेडिकल शॉप पे गए, 2 सर्दी की दवाई खा ली बढ़िया, फिर 3 दिन बाद फिर सर्दी हो गई, फिर गए फिर दवाई खा ली, फिर बहुत महीनों बाद पता चला कि ये तो भाई किसी और वजह से हो रहा था, कुछ और हो रहा था हम जबरदस्ती सर्दी की दवाइयाँ खा रहे थे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा आपको डॉक्टर के पास जांच करवानी चाहिए जब भी आप गड़बड़ लगे, उसके हिसाब से हम काम करेंगे। तो सबसे पहले हमारे शरीर में क्या होती है, बहुत सारी प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, जिसे हम कहते हैं जैव रासायनिक जैव प्रक्रियाएं, ठीक है। और सबकी अलग अलग होती है। बैक्टीरिया की अलग प्रक्रिया होती है, उसके शरीर में अलग प्रक्रियाएं चल रही है, हमारे शरीर में अलग चल रही है, भेड़ के शरीर में अलग चल रही है, सबके शरीर में अलग है। तो सबसे पहले हमें उनकी प्रक्रियाओं को देखना है और उसके बाद उनका इलाज करना है कि वो क्या कर रहा है हमारे शरीर के अंदर जाके। हमें ऐसी औषधि का उपयोग करना चाहिए जो हमारे शरीर को प्रभावित किया बिना बैक्टीरिया को मार दे। ऐसी दवाई लेनी है जो सिर्फ बैक्टीरिया को मारे, ऐसा नहीं बैक्टीरिया के साथ आपको भी ऊपर पहुंचा दे, है ना। तो बैक्टीरिया, पहले तो आपको बैक्टीरिया के बारे में सब पता होना चाहिए। जैसे हमने कोरोना की दवाई निकाली, तो ऐसे ही थोड़ी आज कोरोना आया कल दवाई, कितना रिसर्च किया, पहले देखा वो क्या कर रहा है, कैसे काम करता है, वो शरीर में क्या कर रहा है हमारे, उसके हिसाब से हमने दवाई निकाली और फिर उस दवाई को टेस्ट भी किया। ऐसा नहीं उस दवाई को खाने से हम ही ऊपर सलट जाए, तो पहले बहुत सारी टेस्टिंग हुई, उसके बाद हमने उसको एज अ वैक्सीन लॉन्च किया। तो बैक्टीरिया के रोके ऐसी एंटीबायोटिक से संभव है। अब एंटीबायोटिक्स क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, प्रतिजैविक ऐसी औषधियां जो बैक्टीरिया को मारती है या उनकी वृद्धि को रोकती है, क्या कहलाती है, एंटीबायोटिक्स कहलाती है। लेकिन एंटीबायोटिक्स, देखो एंटीबायोटिक्स सिर्फ बैक्टीरिया के लिए होती है, ये बात ध्यान रखना, आपकी बुक में स्पेशली दिया हुआ है। ये सिर्फ जीवाणुओं के लिए होती है, वायरस पे काम नहीं करती है, क्योंकि जीवाणु अलग संरचना है जीवाणु की, मैंने पहले ही बोल दिया था, बैक्टीरिया और वायरस अलग अलग होता है, ठीक है। तो जीवाणु मतलब बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया पे काम करती है ये, या दूसरे प्रोटोजोआ पे काम कर देगी, वायरस पे काम नहीं करती। वायरस के लिए फिर एंटीवायरल होती है, वायरस के लिए क्या होती है, एंटीवायरल दवाइयां होती है, क्योंकि सबका अलग अलग है, सबके लिए अलग दवाई है। ऐसा नहीं है कि आपको मलेरिया हो रहा है तो भी वही दवाई दे रहे हैं, डेंगू हो रहा है तो भी वही दवाई दे रहे हैं, आपको सर्दी जुकाम हो रहा है तो भी वही दवाई दे रहे हैं, सबके लिए अलग अलग दे रहे हैं, क्योंकि सबका अलग अलग है, सबकी संरचना अलग अलग है। अब इसका आंसर कैसे लिखोगे, देखो आपको क्वेश्चन आ गया कि विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की औषधियां या एंटीबायोटिक्स क्यों दी जाती है, या इसी सवाल को दूसरी तरह से और पूछ के भी बोल सकता है कि लिख लो ये क्वेश्चन कहीं पे, आप नोट कर लिया करो क्योंकि याद नहीं रहता। या ये पूछ ले कि जीवाणुओं को मारने के लिए एंटीबायोटिक्स उपयोग करते हैं, परंतु वायरस को मारने के लिए यह काम क्यों नहीं आती। एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक जीवाणुओं के मारने के काम आ रही है, लेकिन वायरस को मारने के काम नहीं आ रही, क्यों। दोनों का आंसर सेम है। क्या आंसर है कि विभिन्न प्रकार के जीव रोग जनकों की संरचना व शारीरिकी, और एक शब्द जो यहाँ पे दिया है जैव रासायनिक प्रक्रियाएं भिन्न भिन्न होती है। विभिन्न प्रकार के रोग जनकों, जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरस व प्रोटोजोआ की जैविक संरचनाएं भिन्न भिन्न, शारीरिकी व जैविक संरचनाएं भिन्न भिन्न होती है। अतः किसी एक प्रकार की औषधि सभी पर कार्यकारी या प्रभावी सिद्ध नहीं हो पाती। अतः हमें सभी प्रकार के जीवों की संरचना के हिसाब से या जैव रासायनिक संरचना के हिसाब से अलग अलग औषधि या दवाइयां देनी पड़ती है, और इसीलिए हम एंटीबायोटिक को वायरस पे उपयोग नहीं कर सकते। सेम आंसर रहेगा, बस क्वेश्चन के हिसाब से थोड़ी सी लाइन ऐड कर देना। जैसे मलेरिया के प्रोटोजोआ को मारती है एंटीबायोटिक, लेकिन इससे एड्स वाला नहीं मरेगा, नहीं मर सकता। एंटीवायरल आ गया, एंटीवायरल औषधियां एंटीबैक्टीरियल औषधियां बनाने की अपेक्षा कठिन होती है। हमें ये सब आपने पढ़ लिया है, मैंने कहा जब से कोरोना आया बहुत सारे बच्चे होशियार हो गए होंगे इस वाले में। वायरस की संरचना अलग होती है, और वायरस अपनी, वो सुना था ना आपने, कोरोना अपनी जो है चेंज कर रहा है, संरचना चेंज करता रहता है, इसलिए उसकी औषधि बनाना बहुत डिफिकल्ट है। कोरोना ही नहीं, जितने भी वायरस होते हैं ना, वो अपना शेप चेंज करते रहते हैं।
अभी बताए थे, अलग अलग हर हमेशा चेंज होता रहता है उनका। तो आप एक की दवाई बनाते हो वो फिर चेंज कर लेता है, फिर आप एक की दवाई बनाते वो फिर चेंज कर लेता है। जैसे अभी वो इसीलिए तो वेव्स निकली थी, प्रथम वेव्स, द्वितीय वेव्स, क्योंकि उसने अपना मॉडिफाइड कर लिया था, संरचना चेंज कर ली थी। ठीक है, तो कठिन होता है। इसके कारण बैक्टीरिया अपनी जैव रासायनिक प्रणाली होती है, जबकि वायरस में अपनी जैव रासायनिक प्रणाली बहुत कम होती है। वायरस पता अलग ही प्रकार का जीव है, जब थोड़ा बड़े होगे ना पढ़ोगे वायरस के बारे में। इन सीमाओं के बावजूद अब प्रभावशाली एंटीवायरल औषधियां भी आ गई है, बनाते हैं हम एंटीवायरल। जैसे HIV के लिए हम बना रहे हैं, हालांकि HIV में मौत निश्चित है, इसकी कोई परमानेंट औषधि नहीं है हमारे पास, लेकिन हम थोड़े दिन के लिए उस मनुष्य को जिंदा रख सकते हैं जब तक वो रह पाए, दवाइयां दे दे के। इनका सिद्धांत क्या है भाई, ये जो दवाई बना रहे हैं इसका क्या सिद्धांत है? इसकी दो विधियां है, या तो एक सामान्य और दूसरी रोग विशिष्ट। एक तो सामान्य औषधि दे दो आप सबके लिए, एक सबका मालिक एक गूगल, है ना, ऐसी कुछ विशिष्ट होती है जो किसी रोग विशेष के लिए, जो उसी के लिए दी जाती है। सामान्य में जैसे कि अगर आपको वायु से हो रहा है, वातोड़, वातोड़ का मतलब वायु से होने वाला, यहाँ लिखा है ब्रैकेट में, सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए हम क्या करें? खुले स्थानों पे रहे, भीड़ भाड़ वाली जगहों पे नहीं जाए। अगर जल से फैल रही है बीमारी तो भाई जल साफ पिए। रोगजनक सूक्ष्म जीवों से बचने के लिए साफ पर्यावरण में रहे। मच्छर उत्पन्न हो रहे हैं, मच्छरों से हो रही है तो मच्छर देखा होगा आपने, मॉस्किटो रिपेलेंट लगा लेते हैं। नालियाँ साफ रखो, है ना, पानी इकट्ठा मत रखो, ये सब बोलते हैं ना, मलेरिया से बचाने के लिए क्या क्या करना है। हमारे शरीर में विशिष्ट कोशिकाएं होती है जो रोगाणुओं को मार देती है। जैसे मैंने कहा, कौन है वो? WBC, श्वेत रक्तकणु, है ना। प्रतिरक्षा तंत्र हमारे शरीर में अन्य तंत्रों की तरह सफल होता है यदि हमें पर्याप्त भोजन व पोषण मिले। इसलिए अच्छा खाना और अच्छा पोषण बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी WBC तभी लड़ पाएगी भाई, उसमें एनर्जी होगी, उसको ताकत मिलेगी जब वो ज्यादा से ज्यादा बनेंगी। आप खाना पीना ही नहीं खा रहे हो, ये मरी जा रही हैं, इनको नया भी तो बनाना पड़ेगा। इनकी उम्र होती है, हमेशा जिंदा नहीं रहती है। जैसे WBC की बात करें तो हम ऐसा बोलते हैं कि 7 दिन तक जिंदा रह सकती है, 7 दिन बाद ही अपने आप मर जाती है। तो वापस बनने के लिए इनको पोषण तो चाहिएगा, वो तो आप खाना ही पड़ेगा आपको। अब विशिष्ट विधियां क्या है इनको मारने की? ये तो सामान्य विधियां, बचाव कर लो आप, लेकिन अगर आपको हो गया है तो आप ये एंटीबायोटिक्स और एंटीवायरल कैसे बना रहे हो? तो इसके लिए हम क्या करते हैं? प्रतिरक्षीकरण करते हैं। ये प्रतिरक्षीकरण का नियम क्या है? वैक्सीन, टीका लगाना जिसको आप कहते हो। हम क्या करते हैं? हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को, जो हमारी WBC है ना, उसको स्ट्रांग बनाते हैं, सिक्योरिटी और बढ़ा देते हैं। अब कैसे बढ़ाएंगे? तो इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। हम कोई भी मिनिस्टर आने वाला होता है, या कोई भी आपने देखो एग्जीबिशन लगता है मूवीज वगैरह में, हीरे की सिक्योरिटी चल रही है, उधर बीच में हीरा पड़ा है, बॉडीगार्ड से, तो एक बार चेक करते हैं लोग। कैसे करते हैं? वो जानबूझ के किसी डेमो करते हैं कि भाई अगर मान लो सही असली वाला चोर आ जाए तो ये सिस्टम कैसे काम करेगा, ऐसे चेक करते हैं। हम भी हमारे शरीर के साथ ऐसे ही गेम खेल रहे हैं। क्या करते हैं हम क्या करते हैं? जो भी बैक्टीरिया या वायरस है उसको मार देते हैं। हमें पता है कि ये रोग, हमने साइंस में इतनी तरक्की कर ली है कि हमें ये पता है कि मलेरिया प्लाज्मोडियम से हो रहा है ना, एड्स जो है वो HIV से हो रहा है, या पोलियो जो है वो इस बैक्टीरिया या वायरस से हो रहा है, ये हमें पता है। तो हम क्या करते हैं? उस वायरस या बैक्टीरिया को मार देते हैं, सिर्फ उसका कवर लेते हैं ताकि हमें नुकसान नहीं हो। मरा हुआ बैक्टीरिया शरीर के अंदर डाल देते हैं। क्या होगा? वैसे ही चेकिंग, जैसे हम शरीर के अंदर डालेंगे, हमारे शरीर को थोड़ी ना पता है कि वो मरा हुआ है, वो तो समझेगा बैक्टीरिया आ गया, तो हमारी सारी WBC जो कि लड़ने आती है वो आएगी और उसको मारने के सारे तरीके अपना लेगी। अब टेस्टिंग हो गई भाई, ये चेकिंग हो गई कि अगर मान लो ऐसा आ गया तो हमारा शरीर पहले से तैयार है। हमारे शरीर को पता है कि अगर ये वाला बैक्टीरिया दोबारा आया तो मुझे कैसे लड़ना है, क्योंकि एक बार आ चुका है, हमने उसको बेवकूफ़ बनाया, लेकिन हमारे भलाई के लिए बनाया। अब असली वाला जब बैक्टीरिया आता है तो हमारी WBC को पहले से पता होता है कि इससे लड़ना कैसे, क्योंकि हमारे बॉडी ने पहले से प्लानिंग कर रखी है। हालांकि वो बहुत लंबा प्रोसेस है। जब आप मुझसे 11th पढ़ोगे, 12th पढ़ोगे अगर आपने बायो ली, तो आपको मैं समझाऊंगी कैसे करती है, ये कैसे प्लानिंग करती है। प्लानिंग वैसी नहीं होती जैसे हम बोल रहे हैं सिक्योरिटी की होती है, लेकिन अलग तरह की प्लानिंग होती है, जिसको मैंने डिटेल क्लास जो मैंने ली थी उसमें अच्छे से समझाया है। चाहे तो आप वहाँ पे जाके
लर्न एंड शेयर पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या करती है, हम वही टीके वैक्सीन लगाते हैं ना, वो उन वैक्सीन में क्या होता है, उसमें मरे हुए रोगाणु होते हैं, मरे हुए बैक्टीरिया होते हैं, वो हम हमारे शरीर में डालते हैं वैक्सीन के थ्रू। तो हमारे शरीर की WBC उसको पहचान लेती है और मेमोरी में डाल लेती है कि अच्छा ये जो है ये पोलियो का वायरस है। मान लो असली वाला पोलियो वायरस शरीर में आता है तो हमारी WBC पहले से तैयार रहती है, क्योंकि उसको हमने पहले से तैयार कर रखा है। विशिष्ट रूप से स्मरण समझे, याददाश्त, मेमोरी में डाल देती है अपने, ठीक है, कि ये वाला ये है और इसके लिए मेरे को ये ऐसे लड़ाई लड़नी है। ये कुछ वैसा है कि जैसे उसको पता है कि कोई चाकू लेके आ रहा है तो उसको चाकू से लड़ना है, कोई गन लेके आ रहा है तो गन से लड़ना है। तो भाई एड्स वाला आ रहा है तो एड्स वाले के लिए अलग तरह से, क्योंकि सबकी मैंने कहा संरचना अलग अलग है, तो सबके लिए लड़ाई भी अलग अलग होगी, तो लड़ाई उस हिसाब से ये याद रखती है और लड़ाई लड़ती है। वही रोगाणु, मिलता जुलता रोगाणु संपर्क में आता है तो पूरी शक्ति से उसे नष्ट कर लेती है। तो ये हो गया प्रतिरक्षीकरण का नियम। ये जो मैंने बोला वही लिखा हुआ है कि कोई पहली बार आक्रमण करता है, ऐसा नेचुरली भी होता है। जैसे आपको एक बार मलेरिया हो गया ना तो बोलते हैं दूसरी बार नहीं होता, क्योंकि एक बार मलेरिया आते ही आपकी WBC पहचान लेती कि अच्छा ये मलेरिया है, दूसरी बार आने दो इसको, टुकड़े टुकड़े कर दूंगी इसके, ऐसे तो वो तैयार हो जाती है। इसलिए दूसरी बार जब आपको मलेरिया या तो होएगा ही नहीं, और होता है तो उतना हाई लेवल पे नहीं होता जितना पहली बार हुआ था। ठीक है, आपकी इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, इसको बोलते हैं इम्यूनिटी डेवलप होना। अब टीकाकरण का सामान्य नियम क्या है, तो हम क्या करते हैं, रोगाणुओं की नकल करते हैं, वही मरा हुआ डालते हैं, नकली वाला, नकली से इन द सेंस मरा हुआ। ठीक है, वास्तव में रोग नहीं करते, लेकिन वास्तव में रोग करने वाले रोगाणुओं को उसके बाद रोग से रोकते हैं। ये रोग नहीं फैलाते क्योंकि ये तो मरे हुए हैं, हम तो हमारे शरीर को बेवकूफ बनाते हैं। टिटनेस, डिप्टीरिया, सबके टीके लगाए जाते हैं, बच्चों में सुना है आपने, है ना, टिटनेस का टीका है, डिप्टीरिया का है, कुकर खांसी का है, पोलियो का है, बहुत सारे टीके हम लगवाते हैं। वायरस, पीलिया, सबके लिए लगवा रहे हैं। हेपेटाइटिस ए के लिए भी टीका उपलब्ध है, अधिकांशतः 5 वर्ष की आयु में लगाए जाते हैं। अब आपकी एनसीईआरटी में एक चीज दे रखी है कि ये टीका खोजा कहाँ से गया। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एडवर्ड जेनर, एक वही येलो वाला बॉक्स बना हुआ है ऑरेंजिश कलर का बुक के अंदर, एडवर्ड जेनर थे। वो जहाँ पे रहते थे वहाँ पे क्या हुआ था, एक रोग हो गया था जिसको कहते हैं चेचक। यहीं से खोज हुई है वैक्सीन की, चेचक रोग हो गया। उससे पहले भी एक वहां पे चेचक था जिसका नाम था गो चेचक। गो का मतलब गाय, काउ, इसको काउपॉक्स कहते हैं। ये गाय, जो गाय पालते थे ना, जो गाय पालते थे उनको हो रखा था। फिर क्या हुआ, जो गाय पालते थे गाय को हो रखा था, तो गाय के साथ जो उनको दूध दोते थे, जो उनके साथ रहते थे जो इंसान, उनको भी हो गया था। तो एडवर्ड, इनको ये पता चला कि जिसको एक बार ये चेचक हो जाता था उसको दूसरी बार नहीं होता था। क्यों नहीं होता था ये तब हमें पता नहीं था, लेकिन अब हमें पता है क्यों नहीं होता था। क्योंकि भाई एक बार जब वो बैक्टीरिया या वायरस हमारे शरीर में आता था तो हमारी WBC उसको अच्छे से पहचान लेती थी, तो दूसरी बार वो उसको आते ही रवानगी मारा कुटी करके बाहर निकाल देती थी, क्योंकि वो मेमोरी के अंदर उसको डाल लेती थी कि अच्छा ये चेचक का रोग है, ऐसा। अब वहाँ के लोग क्या करते थे, किसी को एक बार गो चेचक हो जाता था तो वो दूसरे को जानबूझ के टच करते थे ताकि उसको भी चेचक हो जाए, और एक बार उसको चेचक हो जाता था तो उसको दूसरी बार नहीं होता था। तो उनको ये बात तो समझ में आ गई थी कि एक बार हो जाता है तो दूसरी बार नहीं होता, लेकिन उसका रीजन अब हमें समझ में आता है, क्योंकि अब हम इतनी तरक्की कर चुके हैं कि भाई ऐसा क्यों होता है, क्योंकि WBC मेमोरी तैयार कर लेती है, याददाश्त में रख लेती है कि अच्छा ये तो पुराना वाला ही है, इसको कैसे मारना है मेरे को सब पता है। ठीक है, अब इन्होंने, एडवर्ड जेनर ने क्या किया, एक और बीमारी हो गई, इंसानों में चेचक हो गया वहां पे। लेकिन उन्होंने ये नोटिस किया कि ये जब चेचक हुआ, महामारी किसको कहते हैं, जो पेंडेमिक होती है, जो बहुत सारे देशों में एक साथ फैल जाती है, जैसे कोरोना थी, ये महामारी फैली। तो ये महामारी जिन इंसानों को पहले गो चेचक हुआ था उनको नहीं हो रही थी। क्यों नहीं हो रही थी, बस वही कारण था कि ये जो चेचक था इंसानों वाला और ये जो गो चेचक था, ये तो वायरस से हो रहा था वैसे, और ये बैक्टीरिया से हो रहा था। इन दोनों की संरचना जो थी वो थोड़ी थोड़ी क्या थी, समान थी। तो भाई समान थी तो
हमारे शरीर को पता है कि भाई जैसे इससे लड़ना था वैसे इससे भी लड़ना है। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने लोगों को ये पहले जो गो चेचक का वायरस था उसका एक इंसान जिसको गो चेचक हुआ था उसका कुछ खून लेके, उसका कुछ ब्लड लेके किसी दूसरे में डाल देते थे। अब उस ब्लड के अंदर यही गो चेचक का वायरस रहता था, तो वो जब डाला तो उसके शरीर ने वही किया जो हम यहाँ पे शरीर को बेवकूफ़ बनाने के लिए कर रहे हैं। शरीर ने WBC जो थी लड़ाई लड़ने वाली, उसने उसकी मेमोरी तैयार कर ली। तो ऐसे उन्होंने सबको जानबूझ के गो चेचक का वायरस दे दिया तो उन लोगों में ये वाली महामारी नहीं हुई। तब उन्हें पता चला, तभी से टीके की खोज हुई कि हम क्या कर सकते हैं, ऐसा ही दूसरी बीमारियों में भी यूज़ कर सकते हैं। हम दूसरे किसी वायरस को मार के और उसको शरीर में डाल सकते हैं ताकि हमारा शरीर जो है उसके लिए तैयार हो जाए, और फिर दूसरी बार जब वो हमें अटैक करे तो हम उसको ज़्यादा स्पीड से अटैक कर पाए, वो बीमारी हमें नहीं फैले। तो यहीं से एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। टीका, वैक्सीन, ये नाम कहाँ से आया, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टीके को वैक्सीन कहते हैं। ये वैक्सीन यहाँ से आया था क्योंकि काऊ को जो है वो क्या कहा जाता है, वाका कहा जाता है, वाका। तो क्योंकि ये गो चेचक से बना हुआ था, गाय के उससे बना हुआ था जिसको वाका कहते हैं, तो वाका से शब्द आया वैक्सीन, ठीक है। और फिर उन्होंने वैक्सीन, सबसे पहला उन्होंने चेचक का वैक्सीन बनाया, किसने, एडवर्ड जेनर ने। तो इस पे क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर है। तो ये छोटी सी एक वहाँ पे दी हुई है, इसको भी आप ध्यान रखें। और इसी के साथ हमारा जो क्लास 9th का वन शॉट है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कैसा लगा आपको, कैसा रहा, और आपको कुछ हेल्प मिली या नहीं इससे। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय।